35वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय निदेशक, यशस्वी निदेशक डॉक्टर रमेश कुमार पांडे सर आप सब के बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर आज के इस कार्यक्रम में हमारे सबके साथ जुड़े हुए आदरणीय वक्तागणों का स्वागत भाषा के जरिए आप थैंक यू आए राजेश और जी। इस कार्यक्रम को आगे की तरफ अनुमति प्रदान करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम जो हम लोगों ने सीआरसी, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा नेटवर्क लिमिटेशन है। नो इशू बीच में कर लेना, एक बार बीच में करके एक बार दर्शन दे दीजिएगा बस। थैंक यू। वो नया आज के इस हम लोगों ने जो इस पैंडेमिक में सीआरसी गोरखपुर के माध्यम से रूरल पॉपुलेट्स तक पहुंचने के लिए, फार फ्लंग एरियाज में पहुंचने के लिए और कोविड के इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम में हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनको उनकी लेवल की थेरेपी, उनकी लेवल की एडुकेशन या किसी भी तरह की उनके लाइफ स्किल में सपोर्ट देने के लिए, उनके अभिभावकों को सपोर्ट देने के लिए, उनके लिए जो समाज में कार्य कर रहे हैं अलग अलग लेवल के स्टेक होल्डर्स, उनको सपोर्ट देने के लिए हम लोगों ने जो ई परामर्श श्रृंखला स्टार्ट की, उसका आज 35वां भाग है ई परामर्श श्रृंखला का, जिसका टॉपिक है कोविड-19 के दौरान श्रवण दिव्यांग, दृष्टि दिव्यांग एवं बौद्धिक दिव्यांग जनों हेतु शैक्षणिक गतिविधियों का प्रबंधन। आज के इस 35वीं श्रृंखला में मैं आज आप सभी का, हमारे सारे सम्मानित वक्तागण डॉक्टर आलोक भुवन जी, प्रबंध सचिव मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी, और मेरे बड़े भाई दिल्ली नवीन जी, मेरे छोटे भाई की तरह असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन एमईटी यूनिवर्सिटी, सौरभ जी मेरे मित्र असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन, और डॉक्टर सीमा चौधरी जी डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली में है। आप सभी का मैं अपने मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, अपने विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, अपने राष्ट्रीय संस्थान राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान और सीआरसी गोरखपुर की तरफ से अपने सभी अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम बहुत खास इसलिए भी है कि डॉक्टर आलोक भुवन जी जुड़े हैं और इन्होंने देश में मशवरा स्टार्ट किया, जिसने इनकी मशवरा सीरीज ने दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम में जब पूरी दुनिया रुक सी गई है, थम सी गई है, ऐसे में दिव्यांगता प्रबंधन और दिव्यांगता पुनर्वास का ऐसा कोई भी प्रभाग, मैं कोर एरियाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे सैकड़ों एलाइड एरियाज की बात कर रहा हूं जिसको एड्रेस किया जाना बहुत जरूरी था इस पैंडेमिक में, और उन्होंने इसकी जो शुरुआत की। और मैं आप सबके सामने ये बताना चाहता हूं कि उनसे ही मैं ऊर्जा प्राप्त करके, उनकी मशवरा से ही मोटिवेट होके मैंने सोचा कि क्यों ना इसी तरह की कोई सीरीज पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अभिभावकों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, और फार फ्लंग एरियाज में जो रह रहे हैं, जो डिजिटल डिवाइड का शिकार बन रहे हैं, जो सर्विसेज की कमी का शिकार बन रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो मशवरा वाज द माय मोटिवेशन, और मोटिवेटर साहब आज खुद ही हमारे मुख्य वक्ता हैं। थैंक यू। तो आलोक भैया, आप सभी लोगों का स्वागत, नवीन जी आपका भी, सौरभ जी और सीमा जी। आप लोग तो परिचित होंगे ही सीआरसी गोरखपुर की कार्यप्रणाली से। पिछले 2 सालों में जो मॉडल सीआरसी बनने की तरफ हम लोगों ने अलग अलग प्रयास किए हैं, वो चाहे सीएसआर इनिशिएटिव्स हो, चाहे डिपार्टमेंटल यूनिट एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे अलग अलग अप्रोचेस के साथ सर्विसेज देना हो, हम लोग लाखों लोगों तक पहुंचे हैं, हजारों लोगों को सर्टिफाई किया है, और बहुत सारे ऐसे प्रतिमान स्थापित किए हैं जो प्रतिमान स्थापित करने में सालों लगते हैं, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके रात दिन की मेहनत से, और हमारा जो कन्वर्जेंस का एक अप्रोच रहा, जिस अप्रोच के तहत ही ये श्रृंखला शुरू हो पाई है, वो कन्वर्जेंस के अप्रोच से, कोलैबोरेशन के अप्रोच से हम लोगों ने एक बहुत ही कम समय में सीआरसी गोरखपुर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में एक ब्रांड बना दिया है। ऐसे तो अभी तक हम लोग ये प्रैक्टिस देखते आए हैं
कि अलग अलग सेक्टर्स में हो, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे नॉर्मल एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, नर्सिंग एजुकेशन हो, उसमें सब कोई ना कोई एक ब्रांड है, अपने क्षेत्र में एक ब्रांड है। डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन में ब्रांड का जो एक कथानक है, जो एक शुरुआत है, उसकी भी शुरुआत आलोक भैया ने की है। तो आपसे मोटिवेशन लेने के हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं, और हमने भी ये कोशिश की कि सीआरसी गोरखपुर एक ब्रांड बने। और मुझे बहुत खुशी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 30 जनपदों में सीआरसी गोरखपुर एक ब्रांड है। जब बहुत जल्द, अभी 1 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था, जिसमें सीआरसी गोरखपुर जो भी ई कंटेंट्स और ई रिसोर्सेज डेवलप कर रहे हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स डेवलप कर रहे हैं, वो सभी का प्रचार प्रसार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे करे, ऐसा एक आदेश जारी हुआ था। और उसका अनुपालन भी बहुत सारे जनपदों के जिला अधिकारियों ने किया है। और अभी हमारा ये प्रयास है, इस सीरीज के साथ साथ हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारी जितनी यूनिट्स हैं सीआरसी में, वो सारी यूनिट्स अपने अपने लेवल पे इन 30 जनपदों में कोलैबोरेशन करें, ग्रास रूट लेवल के एनजीओस के पास जाएं और उनसे मिलके जो सर्विसेज जो ब्रेक हुई थी वो सारी सर्विसेज को कंटिन्यू करें, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, फिजियोथेरेपी हो, स्पीच हो, ऑडियो हो, सोशल वर्क हो, साइकोलॉजिकल सर्विसेज हो, या किसी भी तरीके के इंटरवेंशनल सर्विसेज हो, वो सारी जारी रहनी चाहिए। और वो लगातार हम लोग जारी रखे हुए हैं। हम लोगों ने रेसिलियंस पे नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम किया है, और एम्पैथी डेवलपमेंट पे भी काम किया है, जिससे हमें लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंक्लूजन, जो इफेक्टिव इंक्लूजन है, उसके लिए भी हम लोग कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए हैं। और इंक्लूजन प्रमोशन के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम लोगों ने प्रदेश के, मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि प्रदेश के जो सबसे बड़े इंक्लूजन प्रमोशन और इंक्लूजन पे अवेयरनेस के जो प्रिंसिपल्स के लिए प्रोग्राम, नॉर्मल टीचर्स के लिए प्रोग्राम, और ऐसे स्टेक होल्डर्स, ऐसे प्रोफेशनल्स जो ग्रास रूट लेवल पे, वो चाहे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए हो, या फाउंडेशन एजुकेशन के लिए हो, प्रिपरेटरी एजुकेशन के लिए हो, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हो, उन सबका हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग किया है। स्किलिंग नर्चरशिप हो, उसमें भी कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। इस तरह के अनेकों ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनके माध्यम से हम लोगों ने एक बहुत ही कम समय में एक अलग प्रतिमान बनाया है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग उनके साथ भी हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जिसका जो भी ग्रीवेंस हो, जिस तरह की नीड बेस्ड सर्विसेज देने की बात हो, वो सब हम लोग तुरंत ही एड्रेस करें, तुरंत ही पहुंचाएं। और आगे आने वाले समय में ऑनलाइन सर्विसेज को ही हम लोग एक नया स्वरूप देने के लिए, एक नया आयाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो बहुत जल्द ही आप सबके सामने होगा। अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि शिक्षा का स्वरूप, सर्विसेज का स्वरूप और दिव्यांगता पुनर्वास में भी एक जो क्रम था, टिपिकल सा एक नेचर था, वो चेंज होने जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। उस दिशा में भी हम लोगों ने एक बड़ा वेबिनार किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के अभी उप मुख्यमंत्री भी काफी देर तक जुड़े थे, और उन्होंने स्केच आउट किया। हमारा सीआरसी गोरखपुर का प्लेटफॉर्म पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें प्रदेश सरकार एक स्पेसिफाइड कमेटी बना के एनपीई के पर्सपेक्टिव में प्रदेश क्या करने जा रहा है, उसकी शुरुआत भी सीआरसी गोरखपुर से ही हुई। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमारे ही प्लेटफॉर्म से पूरे प्रदेश को बताया कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है। इस तरह से एक लंबी फेरहिस्त है जिसको बताने में बहुत समय लगेगा। आप सभी लोग अवेयर हैं, और आप का नवीन जी, सौरभ जी और आलोक भैया, आप सभी लोग, मुझे खुशी इस बात की है कि आप सब लोग हमेशा सीआरसी से जुड़े रहते हैं। आप सभी का गाइडेंस मिलता रहता है, सपोर्ट मिलता रहता है, और आगे भी मिलता रहेगा, मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप चारों लोग, सीमा मैडम, आप सभी लोग जुड़े हैं। और हमारे जो इस पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि आज बहुत ही ज्ञानी लोग जुड़े हैं, प्रैक्टिकल, जिनको नॉलेज है ग्रास रूट लेवल पे, हो चाहे एस्टेब्लिशमेंट का हो, सर्विस डिलीवरी का हो, स्पेशल एजुकेशन में इनोवेशन का हो, रिसर्च का हो, उन सभी के नॉलेज से ओतप्रोत ये हमारे सारे वक्ता हैं, और आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी देंगे।
आप सभी लोग कार्यक्रम के अंत तक बने रहें। आप सभी लोग ध्यान से हमारे सम्मानित वक्ताओं को सुने और उसके बाद जो सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है, फीडबैक भरने का प्रोसेस है, उसके बाद ही भरें। और मैं आज के कार्यक्रम के लिए अपने सभी आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं और फिर से मैं सभी वक्ताओं का स्वागत करता हूं, सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं आज के इस कार्यक्रम के वक्ता श्री सौरभ कुमार मिश्रा सर, सहायक प्राध्यापक विशेष शिक्षा AIRS एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा। सर आप आए इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे अभिभावकगण, पुनर्वास व्यवसायी, स्वयंसेवी संगठनों के स्वैच्छिक कार्यकर्तागण। आदरणीय श्री सौरभ कुमार मिश्रा सर। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और डॉक्टर पांडे सर का जिनके नेतृत्व में सीआरसी गोरखपुर और इनकी जो पूरी टीम है, जिस तरह का पुनर्वास के क्षेत्र में आपका प्रयास और बहुआयामी जो उपलब्धियां हैं, उसके लिए मैं आपको साधुवाद भी देना चाहूँगा। और ईश्वर से प्रार्थना है कि दिव्यांगता और पुनर्वास के क्षेत्र में जो आपका यह प्रयास है अनवरत जारी रहे और हम भी कहीं ना कहीं उसके आपके इस सफ़र में कहीं ना कहीं हम सफ़र बनकर जरूर साथ में होंगे, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है विशेष शिक्षा का या पुनर्वास का जो हमारा क्षेत्र है, देखा जाए तो भारत का ऐसा कोई भूभाग नहीं होगा जहाँ पर हम नहीं हैं। लेकिन अगर सिमटे तो एक बहुत ही छोटा सा परिवार है, लेकिन बिखरा है तो पूरे भारत को छूता है। और आप सभी आयोजकों का भी मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस संकल्पना के साथ इस मंच का प्रादुर्भाव किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। मैं देख सकता हूं कि इस मंच पर न केवल अभिभावक बल्कि विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए लगभग सभी पुरोधा, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जो व्यावसायिक जीवन है, जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है, उन्होंने समर्पित कर रखी है और जो मुझसे भी कहीं ज़्यादा ज्ञानी और इस क्षेत्र में अपना योगदान कर चुके हैं, वो सभी क्षेत्र से जुड़े हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोगों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने जानने को मिलता है। चूंकि यहाँ पर मैं एक वक्ता के रूप में आमंत्रित हूँ, इसलिए मैं अपने अनुभव, अपना जो मेरा ज्ञान है, जो मेरी सोच है, जो मेरी विचारधारा है, उसको संदर्भित विषय के साथ जोड़ करके रखने का प्रयास करूंगा। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं सभी सुधी श्रोताओं का अभिवादन करता हूं, सभी इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ व्यावसायिकों का भी अभिवादन करता हूं और अभिवादन करता हूं अपने सहवक्ताओं का, जिनमें आलोक सर, मेरे अग्रज, नवीन सर, सीमा मैम, सभी इस मंच पर जुड़े हैं। तो अब यहाँ से मैं अपनी बात रखना प्रारंभ करूंगा। वस्तुतः हमने कभी सोचा ही नहीं था कि 2020 में बहुत सारे इस तरह के चौंकाने वाली घटनाएं हमारे सामने आएंगी और मानव की प्रवृत्ति यही है कि चाहे परिस्थिति किसी भी रूप में आकर सामने खड़ी हो जाए, हमें खुद को संभालना और औरों को संभालना आता है। और एक अच्छी बात यह है कि विशेष शिक्षा के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कार्यक्रम हमारा यहाँ पर रुका नहीं। जो ग्रेट शोमैन माने जाते हैं राज कपूर जी, उनका एक डायलॉग मुझे हमेशा याद रहता है और कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक मार्गदर्शक वाक्य का काम करता है, द शो मस्ट गो ऑन। तो हमने विशेष शिक्षा के क्षेत्र में भी इस अवरोध के बाद भी कहीं पर किसी भी कार्यक्रम को, कहीं भी किसी भी जो हमारे अनवरत जो हमारी योजनाएं थी, चाहे वह सीआरसी गोरखपुर की बात करें या हमारे एमिटी विश्वविद्यालय की बात करें या जिस किसी भी राष्ट्रीय या सरकारी या गैर सरकारी संगठनों का जो भी उनकी योजनाएं थी, जो उनके प्रयास थे, उसमें मैंने यह महसूस किया कि कहीं पर कोई विराम नहीं आया, केवल मंच और प्रस्तुति का माध्यम बदला। तो हम इस दौर में जिसे हम एक नवीन सामान्य कह सकते हैं, न्यू नॉर्मल, इसको हमने स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं
हमें इस बात पर भी मनन चिंतन करते रहना होगा कि हम अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से और सफल रूप से किस प्रकार निभा पाए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम का जो संकल्पना रखी गई वह अभिभावकों को ध्यान में रखी गई, तो बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही गूढ़ और बहुत ही सारगर्भित बातें मैं यहाँ पर रखने का प्रयास करूंगा। वस्तुतः जो श्रवण बाधित विद्यार्थी होते हैं या श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि व्यावहारिक रूप से वे बड़े संवेदनशील होते हैं। अगर मैं केवल श्रवण बाधित विद्यार्थियों की बात करूं, और ऐसा लगभग सभी अक्षमता में मैंने महसूस किया है कि व्यावहारिक रूप से जो संवेदनात्मक जो संवेदना या जो संवेदी भाव में देखने को मिलता है विशेष बच्चों में, उस बात से एक बात साफ हो जाती है कि आप किसी भी तरह की प्रणाली या पद्धति का अनुसरण कर रहे हो, लेकिन आपको हर समय इस बात का सर आप अपने आप को अनम्यूट करें सर, बाय मिस्टेक। हाँ राइट सर। मैं अभी तक सुनाई दे रहा था ना? हेलो जी 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 राजेश जी सर। जी जी, सुनाई दे रहे थे, जी बीच सुनाई में बंद हो सुनाई गए दे थे, रहा था। अब सुनाई दे रहे हैं। मुझे लगा अचानक से जो है ऐसा अवरोध आया। तो मैं ये कह रहा था कि वहां पर हमें उनकी जो व्यवहारात्मक या जो उनकी संवेदनात्मक जो जरूरतें हैं, उनको भी ध्यान में रख करके हमें जो कुछ भी हमने प्रयास या जो भी योजना बनाई है, और अब चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग जैसा टर्म हमारे सामने आ गया है कि हम कहीं पर भी सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहारिक आदान प्रदान या एक दूसरे के साथ संप्रेषणात्मक, वस्तुतः सोशल डिस्टेंसिंग टर्म को मैं व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि यह एक शारीरिक दूरी हमने बनाए रखने का प्रयास किया है। सामाजिक रूप से हम आज भी उतने ही जुड़े हुए हैं और जुड़े रहना चाहिए। तो खास करके विशेष बच्चों, जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, अगर उनकी हम एक एक जरूरतों और उसके हिसाब से हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, किस तरह के समस्याओं का वो सामना करते हैं और उन समस्याओं का क्या निदान होना चाहिए, एक एक करके उन बिंदुओं पर मैं बात करना चाहूंगा। जैसे कि समय की आवश्यकता यह है कि हमें जो व्यक्तिगत संरक्षा तकनीक है, उसका हम इस समय प्रयोग कर रहे हैं। खास करके जो है सैनिटाइजर्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका प्रयोग तो अनिवार्य है, उसके प्रयोग को तो हम ना नहीं कह सकते, लेकिन कुछ दिक्कतें उसके प्रयोग के साथ भी हैं, तो हमें उस पर भी विचार करना होगा। जैसे कि कई बार जो भाषा जिस तरह से श्रवण बाधित बच्चों की अगर मैं बात करूं, जब वो बोलते हैं तो कई बार भाषा श्रवण ह्रास की वजह से भाषा के निर्माण में और उनके संप्रेषण में या एक अभिज्ञानात्मक वाक्य के निर्माण में कई बार उन्हें अवरोध आता है। तो उसमें मुख्य रूप से हम आश्रित होते हैं उनके जो लिप रीड हम करते हैं, उनके ओष्ठ प्रचलन पर हमारा ध्यान होता है। अब ऐसी सूरत में अगर फेस मास्क पहन रखा है उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने, तो जाहिर सी बात है कि आप उसकी भाषा को पहचान पाने में आपको कहीं ना कोई अवरोध आएगा। तो हर एक समस्या अपने समाधान के साथ जन्म लेती है। तो मेरा यह मानना है कि उसके लिए आप पारदर्शी मास्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। फेस शील्ड में यह सुविधा हमारे सामने है, जिसमें कि हम जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, जो हमारा चेहरे का अभिभाव हमारे सामने आता है, उसको भी हम देख सकते हैं। तो अगर इस तरह का हम जो व्यक्तिगत संरक्षण तकनीक हम प्रयोग करते हैं, जिसे आमतौर पर अब पीपीई के रूप में प्रमोट किया जा रहा है, तो अगर ऐसी तकनीक का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर वो पारदर्शी होगी तो जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति के ओष्ठ प्रचलन को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अ, एक दूसरी बात जो अक्सर मेरे वरिष्ठ जो प्रोफेशनल्स हैं, जो व्यावसायिक हैं, उन्होंने भी महसूस किया होगा कि खास करके वो बच्चे जो श्रवण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, कई बार वह अपने आप को बड़ा विचलित पाते हैं, बड़ा असामान्य सा, असहज सा महसूस करने लगते हैं। और बहुत छोटी सी बात है, ये तो हम विशेष बच्चों की बात कर रहे हैं। खास करके हम अगर हम अपनी बात करें,
अगर नियम और निर्देश हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो जो उस दबाव में हम हेलमेट पहन करके हम जब यात्रा कर रहे होते हैं तो उस समय हम अपने आप को असहज असहज महसूस करना शुरू कर देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु बहुत से लोगों में यह बात देखने में आती है कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बंधन में बांध दिया हो। तो जरा आप अनुभव करिए कि एक हेलमेट पहनने पर आप अपने आप को कितना असहज महसूस कर रहे हैं। तो खास करके उस बच्चे के लिए जिसका कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ है, या जो श्रवण सहायक सामग्री का, और खास करके जो प्रोग्रामेबल श्रवण सहायक सामग्री हैं, जो खास करके जो इन द कैनॉल या इस तरह की जो इंसर्टेड डिवाइसेस हैं जो हमारे कान के अंदर या हमारे शरीर के प्रत्यक्ष संपर्क में हैं, जब उनका प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वह स्वयं में असहज है। और ऐसी सूरत में जब क्योंकि हम एक कोविड-19 के अगेंस्ट जो हमारा बैटल है, जो हमारा युद्ध है, उसके लिए भी हम सजग हैं। तो उस इन दोनों को तारतम्य बनाने में, इन दोनों के साथ हम अपने दैनिक कार्यों के निष्पादन में मैंने महसूस किया है, और आप अभिभावकों ने भी जरूर जो इस बातों का ध्यान दिया होगा कि वह बच्चे काफी असहज महसूस करते हैं। तो इस मामले में भी आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। और दूसरी एक बात कि अगर मान लीजिए किसी तरह की जो वाणी चिकित्सा पद्धति आपने घर पर सुनियोजित की है, तो ऐसे दौर में कि अगर कोई व्यावसायिक जो बाहर से आपके घर पर जिनका आना जाना है, तो ऐसे में उनको भी आप इस मामले में जागरूक कर सकते हैं अगर वह इस बात से अनभिज्ञ हैं। और सैनिटाइजेशन की टेक्निक आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और खास करके जो स्पीच थेरेपी, जिस वाणिज्य चिकित्सा पद्धति का आप प्रतिदिन आपने एक बना रखा है, सुनियोजित दिनचर्या में शामिल कर रखा है, तो उस समय आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि वह भी अनवरत चलती रहे, और व्यक्तित्व का जो व्यक्तिगत संपर्क है उसमें शारीरिक दूरी का थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता है। एक और बात जिस पर मेरा ध्यान जाता है, क्योंकि सभी परिवारों की जो व्यावसायिक या जो आर्थिक स्थिति होती है वो लगभग एक जैसी नहीं होती, और ऐसे बच्चों का जिनका एकल परिवार है और एक ही कक्ष में पूरा परिवार अगर रहता है, तो खास करके उन बच्चों के लिए जो श्रवण बाधित हैं, जब भाषा उनके कान तक पहुंचती है, जब कोई वाक्य उनके कान तक पहुंचता है, तो भाषा को पहचानने में या भाषा में विभेदन में ऐसे बच्चों में सामान्य बच्चों की अपेक्षा कहीं ज्यादा उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है कि वह डिस्क्रिमिनेट कर पाए, वह इन वाक्यों में विभेदन समझ सकें। तो ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि खास करके उस समय जब वह किसी शैक्षणिक प्रणाली का किसी तरह का अवरोध आ रहा है, कृपया अपने जो सूक्ष्म भाषा यंत्र है, माइक्रोफोन, उसको आप म्यूट मोड पर ही रखें। तो मैं यह कह रहा था कि ऐसी स्थिति में जब आप संप्रेषण का एक उचित वातावरण वहां पर देना चाहते हैं, तो ऐसे में परिवार के अन्य सदस्यों का यह दायित्व बनता है कि उस समय जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना शांत और एक ध्वनि के लिए वास्तविक रूप से सहयोगी वातावरण तैयार करें। और ऐसे में हम अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा बदल सकते हैं, हम अपने व्यक्तिगत क्रियाकलापों में थोड़ा सा परिवर्तन ला सकते हैं। ये बातें बहुत ही छोटी छोटी हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है कि श्रवण बाधित बच्चों के साथ इन तरह की दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा एक और बात जिस पर मेरा ध्यान जाता है कि एक्चुअली दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए भी जब इस लॉकडाउन के प्रावस्था में जब वह सभी लोग एक साथ हैं, तो यहाँ पर भी हम अभिभावकों को एक मौका मिलता है कि हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बात को हमें जरूर समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र, जब स्थितियां सामान्य थी, जब लॉकडाउन जैसी प्रावस्था नहीं थी, तो कोई भी छात्र अपनी दिनचर्या का अधिकतम जो अनुपात था वह अपने अभिभावकों के साथ ही निष्पादित करता है।
यानी उसके जीवन उसकी दिनचर्या का 70 से 80% जो समय है वह अपने अभिभावकों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बीतता है। अब एक मौका मिला है, अब एक अवसर प्राप्त हुआ है। हम नकारात्मक पहलुओं पर ना जाकर अगर हम इस लॉकडाउन और इस दौर के सकारात्मक पहलुओं को देखें तो अब हमें एक दूसरे के मन से मन के जोड़ने का, एक दूसरे के दिल से दिल के जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। तो आप अभिभावकों को एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि आप किसी कारण से घर पर हैं, बच्चे जो विद्यालय जाया करते थे अब उनकी शिक्षण गतिविधियां घर पर हो रही हैं। आप एक दूसरे को अपनी आंखों के सामने उनके विकास, उनके प्रगति को देख सकते हैं। उस समय आपको दो काम करना है। एक, आप उनकी प्रगति का हिस्सा बनिए, और दूसरा कि आप जो भी समय मिलता है, जो भी आपको अवसर प्राप्त होता है, उनसे जितना अधिक से अधिक आप जुड़ सकते हैं जुड़ने का प्रयास करिए। क्योंकि भाषा के विकास में सबसे अच्छी बात यही है कि आप जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ व्यवहारिक रूप से जुड़ेंगे उतना ही भाषा का विकास होगा। और भाषा मैंने एक बहुत समय पूर्व मैंने एक लेख पढ़ा था, और उस लेख में मैंने पढ़ा था, बहुत ही एक तरह का अप्लाइड रिसर्च था। और उसमें मैंने पढ़ा था कि बालिकाओं में संप्रेषण का जो विकास होता है बालकों की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। उसका एक वजह यह भी है कि अगर आप तुलना करें तो बालिकाएं बालकों की अपेक्षा अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय ज्यादा बिताती हैं, खास करके जब वह वयस्क अवस्था में आना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात को भी यहाँ संदर्भित किया जा सकता है कि बालिकाएं जब अपने जीवन का अपनी दिनचर्या का अधिक से अधिक समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बिताती हैं, तो उस समय उन्हें एक मंच मिलता है, उन्हें एक मौका, एक अवसर प्राप्त होता है, और इस तरह से भाषा का अधिक विकास होता है। और एक बात उस लेख में मैंने और पढ़ी थी कि जटिल वाक्यों की जो संरचना बालिकाओं की तरफ से होती है, हम पुरुषों में उस तरह के जटिल वाक्यों की संरचना करने का जो स्तर होता है, कहीं ना कहीं वह बालिकाओं की तुलना में, महिलाओं की तुलना में कम होता है। मेरे जो सुधी श्रोता हैं, अगर कहीं वो इस बात को गलत महसूस कर रहे हो तो एक बार आप आजमा कर देखिएगा। तो इस बात से कि जो अंतर्मुखी व्यक्ति है, जो अंतर्मुखी छात्र है, उसे अब आपको अ, उत्साहवर्धन करना है, उसे प्रेरित करना है। क्योंकि खास करके मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुदिव्यांगता के मामलों में मैंने ऐसा महसूस किया है कि अगर ऑटिज्म या स्वलीनता जैसी समस्या भी जुड़ जाए साथ में, तो ऐसे में व्यवहारिक रूप से एक रैपो बिल्ड करना, एक उनके साथ आत्मीयता का निर्माण कर पाना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होता है। अब वह अवसर हम अभिभावकों को मिला है कि हम अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा आत्मीय रूप से जुड़ सकें। और विश्वास करिए, अगर आपका बच्चा, अगर आपकी संतान आपसे आत्मीय रूप से जुड़ गई, तो आप जिस तरह का उनमें विकास देखना चाहते हैं वह आप अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखेंगे। और यहीं पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने छात्रों से या अपने बच्चों से त्वरित आउटकम या त्वरित निष्पादन की जो है अपेक्षा ना करें। क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे की सीखने की अपनी एक दर होती है, सीखने की अपनी एक शैली होती है। हम अपने आप को, अगर हम जो समावेशन का हम जो दर्शन मानते हैं और उसका हम हर जगह अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, मैं इंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, तो समावेशन के उस दर्शन को स्वीकार करने का सबसे पहला तथ्य यही है कि आप अपने उस छात्र या व्यक्ति या उस बच्चे की व्यवहारिक आवश्यकताओं को समझें, पढ़ें, समझें कि उसकी क्या क्षमताएं हैं, कहाँ पर वह अपने आप को थोड़ा सा सीमित पाता है, थोड़ा सा संकुचित पाता है, और वहां पर उन बातों को समझ कर दूर करने का प्रयास करें। क्योंकि अब ये दौर मिला है, लॉकडाउन के इस दौर में अब हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। जब हमने विशेष विद्यालयों में या समावेशी विद्यालयों में या शिक्षण के अन्य संस्थानों में अपने बच्चे को भेजना शुरू किया था, तब हम अपने आप को उस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं, आप अपने मन से ये सवाल कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमने यह जिम्मेदारी उन शिक्षकों पर, उन संस्थानों पर छोड़ दी थी। लेकिन अब यह अवसर मिला है कि हम स्वयं उनसे जुड़ें, हम स्वयं उनके प्रयास, उनकी प्रगति को मूल्यांकन करते हुए
और उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान देने की कोशिश करें, क्योंकि तब एक दौर था कि वह जो सुबह या शाम हमारे साथ जो उनका व्यवहार निष्पादन होता था, जो उनका संप्रेषण होता था, हम केवल उसको समझ पाते थे, हम केवल उसको महसूस करते थे। अब सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और अब आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, उन संस्थानों से जहाँ से आपका छात्र या आपका बच्चा जुड़ा हुआ है। वह विशेष शिक्षा आपको निर्देशित कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि किस दिशा में, किस तरह से, किस गति से आपको आगे बढ़ना है, लेकिन क्रियान्वयन की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हमारे कंधों पर है। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा उनके लिए जो बहिर्मुखी थे, जो एक्सट्रोवर्ट थे, जो बहुत ज़्यादा, और ऐसी बात नहीं है कि यह बात केवल सामान्य बच्चों पर लागू होती है, श्रवण बाधित बच्चों पर भी, या जिनको किसी तरह की संप्रेषण अक्षमता है, उनका भी जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, ऐसे में वह समाज के उन गतिविधियों में जरूर से मतलब ज्यादा से ज्यादा शामिल हुआ करते थे। अब इस दौर में जबकि सब कुछ सिमट गया है, अब उन्हें बाहर जाने का या अपने उन मित्रों से, अपने उन साथियों से मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उस वातावरण को ही स्वस्थ और मतलब जागरूक और जीवंत बना करके रखें। अगर हम उस वातावरण को अब जीवंत बना करके रखेंगे, तो वह उस कमी को जरा सा भी अनुभव नहीं करेंगे जो अब उन्हें नहीं मिल पा रही है। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर हम तकनीक के प्रयोग की बात करें, तो अब तकनीक ने हमारे बहुत सारी चिंताओं को, हमारी बहुत सारी जो दायरे बना रखे थे उनको अब दूर कर दिया है। और खास करके बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रचालक यंत्र हैं जो आप, और आज तो हर हाथ में एक मोबाइल है, हर हाथ में एक मोबाइल है, तो एंड्रॉयड को सपोर्ट करने वाले से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी आप मदद ले सकते हैं, खास करके उन बच्चों के लिए जो श्रवण बाधित हैं या जिनका पूरा का पूरा संप्रेषण किसी न किसी तरह की सांकेतिक भाषा के प्रयोग से बंधा हुआ था। अगर हम बात, जी सर जी, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा अब टाइम जो का है थोड़ा अपनी वाणी संक्षिप्त को विराम करेंगे देने सर की तो ओर ज्यादा अग्रसर हो अच्छा रहा होगा। हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ एक सॉफ्टवेयर की मैं बात करना चाहूंगा, जैसे कि रोजर वॉइस एक सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपने एंड्रॉयड या एप्पल फोन पर। हाँ सौरभ जी। सर आप अपना माइक अनम्यूट जी, कर लीजिए सर। मैं यह कह रहा था कि राइट। जो इस समय जो सॉफ्टवेयर से, खास करके अगर मैं एक दो सॉफ्टवेयर की बात करूं, जैसे रोजर वॉइस एक सॉफ्टवेयर है जो मतलब निशुल्क है, और आप उसको अपने किसी भी एंड्रॉयड या एप्पल फोन पर इंस्टॉल करके उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और यह बिल्कुल जीवंत माध्यम की तरह आपके साथ साथ है, और बिल्कुल वही संप्रेषण जो आपका व्यवहारिक जीवन में था, आपके सामाजिक जीवन में था, इन तकनीकों के प्रयोग से आप कर सकते हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी बातें करनी थी। चलते चलते एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अ, आप आध्यात्म को कहीं ना कहीं पुनर्वास से जोड़ करके देख सकते हैं। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये कहूँगा कि हो सके तो आप ओम के उच्चारण के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, खास करके उनको जो श्रवण बाधित समस्या का सामना कर रहे हैं, और अगर आप उनके सामने या उनके जो अल्प, जिनको श्रवण हास है, खास करके उनके लिए अगर आप ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं और करवाते हैं, तो यह वाणी और भाषा दोनों के विकास में और श्रवण क्षमता के विकास में भी सहायक साबित हुआ है। कुछ लेखों में इस बात का उल्लेख हुआ है। ओम एक ऐसी ध्वनि है जिसमें आप निम्न, मध्यम और उच्च तीनों ही तरह की तरंगों का अनुभव कर सकते हैं। तो कुछ ये बातें हैं जो हम अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा कि निर्देश हुआ है, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस अभूतपूर्व जानकारी के लिए सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सीमा चौधरी मैडम को। मैडम प्लीज आप आएं और आप अपना अनुभव आज की इस विषय वस्तु से संदर्भित हमारे
साथ प्रतिभाग कर रहे हैं, हमारे अभिभावकों, पुनर्वास व्यवसायिकों और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए एनजीओज के जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी आप अपने उद्बोधन के जरिए लाभान्वित करें। मैडम डॉक्टर सीमा चौधरी। जी धन्यवाद राजेश जी। सर्वप्रथम तो इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष महोदय हैं डॉक्टर रमेश पांडे जी, उनको मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि यहाँ पे मैं अपने कुछ वाक शब्द रखूं। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से जुड़े जो भी सहभागीगण हैं और जो भी यहाँ सहवक्ता हैं उनको मेरा नमस्कार और सादर प्रणाम। ठीक है, बात को आगे ले जाते हैं कि हम टॉपिक पे आते हैं कि आज की बात हो रही है कोविड-19 में बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों को हम कैसे प्रबंध करें। जैसे तो हमें पता ही है कि हमारा पूरा विश्व एक संक्रमण काल से गुजर रहा है और इस संक्रमण काल में बहुत सारी जो हमारी गतिविधियां हैं उसमें बहुत सारी स्थिरता आ गई है, रुकावटें आ गई हैं। लेकिन इस संक्रमण काल में भी हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं यूजफुल है उस संक्रमण काल में भी इन शैक्षिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारे दिव्यांगजन जो हैं उनकी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं और कैसे उनकी जो समस्याएं हैं वो उभर के आ रही हैं, इन सबसे ये अभिभावक गण भी बहुत ज्यादा, आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत सारी समस्याएं इन बीच उभर के आई हैं। जैसे मैंने भी फेस किया है कि बच्चे की सबसे पहले जो उनकी दैनिक जीवन शैली है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ गए हैं। उनके क्रियाकलाप, उन्हें उठने से सोने सबके में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। उनके बिहेवियर इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उनके व्यवहार में, उनकी एंजाइटी, टेंशन और एग्रेशन, गुस्सा भी बहुत ज्यादा उनमें बढ़ गया है। साथ में जो उनके हेल्थ इश्यूज हैं और खान पान है इसमें भी बहुत ज्यादा ही समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो कैसे इन समस्याओं को लेके हम उनके शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं, इस पे हम बात करते हैं। पहला तो है कि हम इसका प्रबंधन कैसे करें। तो सबसे पहले कि हमको एक रूटीन डेवलप करना होगा। जो बच्चे की रूटीन है, उनके सोने से लेके जागने तक की एक रूटीन जो है वो सही से निर्धारित करनी होगी, एक समय बनाना होगा। जैसे कि अब ऐसा नहीं कि हमने आज कह दिया और कल से आप बच्चों पे इम्पर करने लगे कि अब उठ जाओ, ऐसा नहीं है। हमें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मॉर्निंग हो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको रात में ही उन्हें बताना होगा कि कल बच्चे हमको वॉक पे जाना है या फिर हमें एक पौधा लगाना है या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी जैसे हमें योगा करना है, मेडिटेशन करना है म्यूजिक के साथ। तो वो बच्चे को अपने मेंटल जो माइंड में ऐसा होगा कि वो पहले से तैयार रहेगा, अच्छा कल मुझे उठना है तो मुझे जल्दी सो जाना है, तो पहले से वो प्रिपेयर रहेगा कि कल मुझे जल्दी उठना है। तो आपके जैसे जैसे ये होगी तो इस तरीके से जो बच्चे के रूटीन होगा वो आपका डेवलप हो जाएगा। रूटीन से उनका प्ले का एक्टिव कब करेंगे, वो खाने का टाइम क्या होगा, संग में उनकी लर्निंग कब होगी, एजुकेशन कब होगा, उस सबको आप पहले से ही एक निर्धारण कर लीजिए। आफ्टर जब निर्धारण हो जाए तो सबसे पहली बात कि बच्चे की जब शैक्षिक हम गतिविधियों की बात कर रहे हैं तो एक एज अ स्पेशल एजुकेटर या फिर जो अभिभावक जन है उनको चाहिए कि बच्चे की नीड क्या है, उनको कौन सी नीड चाहिए या किसके कौन सा। अब हम दृष्टिबाधित बच्चों की बात कर रहे हैं तो ज्यादा जो है उन्हें ऑडियो जो क्लिप्स हैं ऑडियो मोड में उनको वो मतलब जो भी आपको मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं या फिर जो भी दे रहे हैं वो ऑडियो में हो। इसके साथ ही हमारे जो गवर्नमेंट है बहुत सारे ऐप्स भी लॉन्च किए हैं, इसमें दीक्षा ऐप एक मेन है जहाँ से खास बात है ये 1 से लेके 12वीं तक के बच्चों के लिए है, जहाँ से आप आसानी से जो है उनके कंटेंट से रिलेटेड उनकी क्लास वाइज एज वाइज आप वहाँ से ऑडियो मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही वहाँ पे ये भी सुविधा है, रेडियो की सुविधा है, सामुदायिक रेडियो की सुविधा है जिसपे वहाँ पे व्यापक वर्क हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं और बच्चे की लर्निंग को बेटर बना सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चे की जो गतिविधियां हैं उस पे भी आप ज्यादा ध्यान दीजिए कि बच्चे की लर्निंग मतलब उसके क्या नीड्स हैं, उसके क्या उसमें एक्टिविटीज और क्या वो बच्चा कर सकता है, उसके साथ साथ उस पे भी ध्यान देना है कि बच्चा क्या कर
सकता है। आफ्टर दैट जो टीचर है जो विशेष, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें। इट मीन्स मॉडिफिकेशन का मतलब है कैसे उस बच्चे को उसको दे, उसके प्रारूप को। जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा गतिविधियों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 6 to 8 तक पेड़ पौधे के बारे में हमें बतानी है, तो एक प्रोजेक्ट के तहत उन्हें एक प्रोजेक्ट दे दे छोटा सा, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक पेड़ लगाना है और आपको उससे पहले क्या क्या तैयारी करनी है। तो उस बारे में बच्चे को एक दिन का क्या रहेगा प्रोजेक्ट के, पहले हमें उस प्रोजेक्ट के तहत पौधे के लगाने के तहत जो तैयारी है वो हमें कर लेनी है। आफ्टर दैट जब तैयारी बता देंगे तो जो फैमिली हमारी, जो अभिभावक जन है, जो परिवार के सदस्य हैं, वो हमें सहयोग करेंगे कि उस बच्चे को सहयोग करेंगे कि आपकी ये जरूरतें हैं पौधे लगाने के लिए, गमला चाहिए, मिट्टी चाहिए, उस तरीके को उपलब्ध करा के आफ्टर दैट जब टीचर से कंसल्ट करेंगे तो वो बताएंगे पौधे को कैसे रोपे हैं एंड क्या उसकी जरूरतें हैं, कहाँ पे वो रखे। इस तरीके से बच्चे की जो लर्निंग होगी वो ज्यादा बेटर अच्छी होगी। इसके बाद बच्चे की जो भी अच्छा जो एक्टिविटी है या जो क्वालिटीज है उस पे टीचर को वर्क करना चाहिए या अभिभावक जन को उस पे ही वर्क करना चाहिए। जैसे वो सिंगिंग अच्छा है, डांसिंग बेटर है, तो उस पे थोड़ा सा फोकस करें और थोड़े से एक्टिविटी वाले वर्क करें। और घर में भी अगर वो एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक ड्राई क्ले आता है उसका यूज करें कि एक सांचे को दें, सांचे में उस ड्राई क्ले को फिट करें और एक मोल्ड तैयार करें ताकि बच्चा उससे भी सीख सके और उसकी हैंड मूवमेंट जो है वो ज्यादा बेटर हो सके इस समय कि हैंड मूवमेंट, उसका जो ग्रास्प एक्टिविटी है वो भी अच्छी हो। अब ये बात करते हैं कि जब एक्टिविटी या कंटेंट हो जाए तो उसके बाद टीचर को क्या चाहिए। जो एक विशेष शिक्षक है, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा है वो पूरे टाइम बैठ सके, बहुत ज्यादा वो कंसंट्रेट कर सके। तो जो विशेष शिक्षक है, जो उसका टीचर, जो बच्चे का शिक्षक है, उसको चाहिए कि अगर हम पहले जो सेशन दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 30 मिनट का सेशन रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 30 मिनट हम पूरा उसे टीच ही करते रहे, बताते रहे, ऐसा नहीं है। हम उसे 10 मिनट का बांट लेंगे, टाइम ड्यूरेशन कर लेंगे कि 10 मिनट हमें क्या करना है, 10 मिनट क्या करना है। जब बच्चा धीरे धीरे बैठना सीख जाए, कंसंट्रेट कर ले कि हाँ मुझे ऐसे करना है, जैसे क्योंकि उसके लिए बहुत नया अनुभव है कि हम कैसे फेस टू फेस इंटरेक्ट के बजाय हम कैसे ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जरूरी है कि हम उसे थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन का भी वो दें कि 10 मिनट हो गया, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग उसकी ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं। ये ज्यादा अच्छा रहेगा एक स्पेशल एजुकेटर के लिए भी कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सपोर्ट करें। आफ्टर दैट जो सबसे मेन रोल है वो हमारे अभिभावक गण का है, उनके परिवार जन का है कि अभिभावक जन जो है उस बच्चे के, अब तो 24 घंटे बच्चे के साथ रहना है, तो बच्चे की क्या नीड्स है उन्हें पता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि पूरा 24 घंटे वो उनके पढ़ाई पे फोकस करते रहें, उनके संग वो पढ़ाई के संग संग वो उनके घरेलू जो वर्क हैं उसमें भी वो उनको साझेदारी करने को कहें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उनको कुकिंग में शौक है तो उनसे सलाद वगैरह वर्क करा सकते हैं, कटिंग करा सकते हैं, सब्जी वगैरह कट करा सकते हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा भी कुकिंग वगैरह, कुकिंग के अलावा अगर उन डेकोरेशन का शौक है तो उन्हें जो मटेरियल वो बना रहे हैं, जो भी एक शेयरिंग होता है ना कि परिवार के सदस्य के संग हम टेबल पे हैं और आप उनके संग खेल एक्टिविटी में भी है, तो टेबल पे जो सामान हम तैयार कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो आप हैं अभिभावक जन वो कुछ चार्ट बना रहे हैं तो बच्चे की उसमें हेल्प लीजिए कि आप ये कट करेंगे, ये बनाएंगे, ये ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, इस तरीके की चीज आप इन्वॉल्व करें ताकि बच्चे की जो सकारात्मक जो थिंकिंग है वो बड़े अच्छा, मैं ये सकारात्मक सहयोग मिल रहा है तो उसकी सकारात्मक करने की जो क्षमता है, वो बड़े काम करने की जो क्षमता, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हो। इसके संग आप जो है गार्डनिंग का, जैसे मैंने बताया था कि गार्डनिंग का वर्क करा सकती हैं। आफ्टर दैट आप उनको स्पिरिचुअल, जैसे सौरभ सर ने भी बताया कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल से भी जोड़िए उनको, अध्यात्म से भी जोड़िए बच्चे को कि ताकि वो थोड़ा सा अच्छा फील कर सके। अगर वो अनईजी महसूस कर रहा है, जैसे आपने कोई एक्टिविटी उसको दिया, वो अनईजी असहज महसूस कर रहा है, तो जरूर आप उससे पूछिए कहाँ उसकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या है। उसके संग उन्हें आध्यात्म की तरफ भी जोड़े, थोड़ा सा उनका माइंड रिलैक्स हो। ऐसा ना हो कि उन्हें बहुत बर्डन सा लगे ये पूरा कि एजुकेशन हो गया, एक्टिविटीज हो गया, ऐसा ना लगे। तो उस चीजों का भी वर्क कराएं। इसके साथ उनको एक्सरसाइज वगैरह भी बेटर होगा कि उनको एक्सरसाइज कराएं, वॉक पे ले जाए, इस तरीके के वर्क आप कराते रहें ड्यूरेशन में तो उनको ज्यादा बेटर होगा। और इसके साथ
उनको खेल की जो एक्टिविटी है, उनको टैक्टाइल, जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको क्या होगा कि उनको टैक्टाइल गेम दें। ऐसा अब तो एक तो वो अपने जो सिबलिंग्स है, जो भाई बहन है, उनके संग खेलें। संग में अगर वो नहीं हो रहा है तो वो अपने टैक्टाइल्स जो है वो मटेरियल यूज करें ज्यादा से ज्यादा। इसके संग ऑडियो भी गेम आते हैं, उसका भी वो यूज करेंगे तो ज्यादा ये ड्यूरेशन जो है वो अच्छे से एक्टिविटी के संग उनकी पढ़ाई भी सही होगी और संग में उनकी एक्टिविटी वाले जो पार्ट हैं उससे भी उनका जो संवेदना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल उनके ज्यादा जो सेंसरी ऑर्गन है वो ज्यादा डेवलप, जैसे हैंड का हो गया, टैक्टाइल हो गया, ऑडिटरी हो गया, इन सब में उनका ज्यादा विकसित होगा। तो आप इस पे भी वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर छोटा बच्चा है तो उसको आप डे टू डे वाइज आप एक्टिविटी डिसाइड करिए। फॉर एग्जांपल हम सारे सेंसरी ऑर्गन को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैडम समय का भी थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा सा संक्षिप्त में अगर उद्बोधन होगा, जो कि हमारे वक्तागण ऑलरेडी जी 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 इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, आफ्टर दैट उनको सेंसरी जो ऑर्गन है उस पे आप फोकस करें। और इसी के संग मैं अपनी वाणी पे विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच आपकी इस जानकारी के लिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं श्री नवीन सिंह सर, सहायक प्राध्यापक विशेष शिक्षा AIRS AMT विश्वविद्यालय नोएडा। सर आप आए और आप अपने उद्बोधन के जरिए हमारे साथ प्रतिभाग कर रहे समस्त प्रतिभागियों, अभिभावकों और स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं को अपने उद्बोधन के जरिए लाभान्वित करें। श्री नवीन सिंह सर। थैंक यू राजेश जी। सबसे पहले राजेश सर, मेरे बड़े भाई आलोक भुवन सर, आप दोनों लोग को मेरा नमस्कार। सर, CRC गोरखपुर मेरे बहुत क्लोज इसलिए भी है क्योंकि मैं पूर्वांचल के एक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और अभी लॉकडाउन में मैं घर से ही काम कर रहा हूं, वर्क फ्रॉम होम। तो मैं CRC गोरखपुर की जो उपलब्धियां हैं वो चीज जो है, मैं यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बोला था कि सर एक गोरखपुर में संस्था है जो दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती है, और उन्होंने मुझे खुद बताया कि इस तरीके की जो वेबिनार्स हो रहे हैं उनको देख करके हम अपने बच्चे की जो टीचिंग लर्निंग है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हम उसको पूर्ण कर रहे हैं। तो सर आपके सानिध्य में CRC गोरखपुर ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुंच रहा है, इसलिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम, इस वेबिनार के थ्रू जुड़े हुए सारे मेरे सीनियर्स, अलेन सर, आलोक भुवन सर, गुप्ता सर, बहुत से लोगों को तो मैं नहीं देख सका, जितने जूनियर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, सबको मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहली बात तो मैं आपको जितने पेरेंट्स जुड़े हुए हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो लॉकडाउन आया हुआ है, ये हमारी जो पुरानी संस्कृति है, पुरानी जो पद्धति है, वो कहीं ना कहीं वापस लौट करके आ गई है। और जितने बच्चे हैं, जितने हम सब हैं, एक साथ फैमिली के साथ मिलजुल करके हम अपना समय, ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। तो ये जो अभी हम एज अ चैलेंजेस हम पेपर में पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम तो इस लॉकडाउन को, महामारी को चैलेंजेस ना समझ करके एक अवसर हम समझ रहे हैं। अगर अगर इस अवसर को समझते हुए अगर हम अपने चीजों को, क्रियाकलाप को अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारे बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इसके लिए अगर परमिशन हो तो मैं 2 मिनट का एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जो कि अभी बहुत पॉपुलर है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। श्योर सर, आप प्ले करें सर। जस्ट ए मिनट। ओके सर।
मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस सर, यस सर। साउंड इज ऑडिबल? नो सर, कुछ भी प्ले नहीं हो रहा है सर अभी। हेलो, मैं ये वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, प्लीज आप अपने एंड से इसको डिस्प्ले कर दीजिए। ओके और ओके, आप भेज। सर आप सेशन को कंटिन्यू करें सर, और वीडियो आप मुझे भेज दीजिएगा सर। मैं बिफोर एंड द सेशन उसको मैं आप अपने सभी प्रतिभागियों के समक्ष उसको रख पाऊंगा सर। जी जी, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बौद्धिक दिव्यांग जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या अभिभावकों की भूमिका हो सकती है, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि अभी जो सिचुएशन है उसको हमें एज अ अभिभावक, एज अ पेरेंट, हमें सबसे पहले तो उसे एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, ये जो लॉकडाउन है ये अभी आगे चलने वाली है, या अभी 4 महीने, पिछले 4 से 5 महीने से ये बढ़ती चली आ रही है। तो उस सिचुएशन में हम किस तरीके से बच्चे की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, हाइजीन है, उसको हम किस तरीके से मेंटेन करके रखेंगे। इसमें जैसे वॉशिंग हैंड है, हाथ हाथ धुलना है, मास्क का पहनना है, या सोशल डिस्टेंसिंग है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो इस तरीके की सारी इंपॉर्टेंस जो है हमें दिव्यांग बच्चों को समझाते हुए इस सारी श्रृंखला को, इस सारी पद्धति को हमें उस बच्चे को प्रयासरत उनको कराना है, सिखाना है। इसके साथ साथ जैसे सीमा मैम ने बोला था कि हमें एक रूटीन सेट करना होगा। हम उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे कि रूटीन के साथ साथ जो हमारा एक टाइम टेबल, जो समय सारणी हम बनाने जा रहे हैं इस बच्चे को लेकर के, क्योंकि समय सारणी निर्धारित करना बहुत जरूरी है एक बच्चे के लिए, स्पेशली बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए, कि किस टाइम पे आप कौन सी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे। उसी एक्टिविटी को हम एज अ अभिभावक, उसे अगर हम एज अ टीचर पिक्टोरल फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्टिव होगा पिक्टोरल प्रेजेंटेशन में, अगर हम उस पद्धति को, उस टाइम टेबल को, समय सारणी को हम लेकर के चल रहे हैं आगे। और इसके साथ साथ उस समय सारणी को जिस तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं, उस तरीके से उस बच्चे को भी अगर हम फॉलो करने के लिए बोलते हैं, और उसी को हम टास्क एनालिसिस कहते हैं स्पेशल एजुकेशन के टेक्निकल टर्म में। बट आप एज अ पेरेंट्स, आप एज अ अभिभावक वो सारे काम कर रहे हैं विदाउट गिविंग एनी पर्टिकुलर नेम। तो उस तरीके से समय सारणी को फॉलो करते हुए हमें सारे एक्टिविटीज को अपने बच्चों के साथ ले करके, उन्हें प्रोत्साहित करके सारी एक्टिविटीज को हमें उनको बताना है, पूर्ण कराना है। इसके साथ बहुत छोटी छोटी चीजें हम एज अ पेरेंट अपने घर पे कर सकते हैं, क्योंकि हम पूर्वांचल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो गांव देहात में हम करते हैं और कर सकते हैं। जैसे हम पेंटिंग करते हैं, तो कभी हमने घर पे इस तरीके से गांव में ट्राई नहीं किया कि चलो आज हम चल करके वेजिटेबल पेंटिंग करते हैं। उसी को हम टेक्निकल टर्म में जो है स्पेशल एजुकेशन में वेजिटेबल पेंटिंग और फिंगर पेंटिंग, ये सब सारी चीजें टेक्निकल टर्म्स हम नाम देते हैं। हम जो है बहुत सारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज में बच्चे का सहयोग ले सकते हैं उनके उम्र के हिसाब से। जैसे छोटे छोटे अगर वो बच्चे अगर सहयोग आपका कर रहे हैं, तो वो भी उन बच्चे के मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे चावल बिनना हो गया, सब्जी की जो छटाई होती है, अगर पेरेंट्स कोई सब्जी लेकर के आए और धुलने के बाद हम उस एक्टिविटी को हम बच्चे को दे दें कि हाँ, हम इसमें से जो भी हरी सब्जियां हैं डिफरेंट टाइप की, उसको हम छाट करके उसको हम अलग करके दिखा दें, उसको दिखाएं। प्लस जितने भी हाउस होल्ड टास्क हैं, एक्टिविटीज हैं, चाहे वो
खाना खाने से लेकर के स्लीपिंग तक लेकर के, ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, जो भी एक्टिविटीज हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हम कर रहे हैं, हम इन बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की सहायता लेकर के उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो भी एक्टिविटीज वो बच्चे अगर थोड़े ही मात्रा में अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो गोल है, हमारा जो गोल होना चाहिए वो थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए कि हाँ ये बच्चा जो है यहाँ तक कर पाएगा, तो वो सारी एक्टिविटीज उस बच्चे को हम उसकी सहभागिता लेते हुए हम आगे उसको बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि दिस लॉकडाउन में, इस महामारी में जो अभिभावक है वो एज अ प्रोफेशनल का रोल प्ले कर सकते हैं। सो पेरेंट्स कैन ऑल्सो प्ले अ रोल ऑफ अ प्रोफेशनल, रोल ऑफ लाइक फ्रेंड्स। वो दिव्यांग बच्चों के दोस्त बन के उनको बहुत सारी चीजें से अवगत करा सकते हैं, और एज अ टीचर भी उनके साथ वो वर्कआउट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। सबसे अहम भूमिका इस लॉकडाउन में कि हम अपने भाई बहन के साथ हैं, हम अपने घर पे हैं और हम उनके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। तो जो उनके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बहन हैं, उनकी क्या सहभागिता हो सकती है इस लॉकडाउन में, वो किस तरीके से दिव्यांग बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं, चीजों को सिखा सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, ये सारी चीजें हमें हमें थोड़ी सी सोचने की जरूरत है, और बच्चों के साथ ये सारी चीजें कराने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हम भूल चुके थे, जैसे अभी हम अपने माता पिता के साथ हैं, दादा दादी के साथ हैं, नाना नानी के साथ हैं, तो उनके साथ जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, जो कि एक नॉलेज बेस्ड हुआ करती हैं, उसको हम उस बच्चे के साथ साझा कर सकते हैं, उसका मीनिंग, उसका मतलब बता सकते हैं कि इसकी क्या भूमिका, क्या उपयोगिता हो सकती है। आप जो है दिव्यांग बच्चों के साथ उनका खुद का अगर नाम है, पता है, आपका मोबाइल नंबर है, ये सारे बहुत सारी एक्टिविटीज जिसके लिए हमें समय कम मिल पाता था एज अ पेरेंट, बच्चों के साथ समय व्यतीत करने का समय थोड़ा कम होता था, लेकिन इस लॉकडाउन में हम ये सारे समय के उपयोग को हम आगे ले करके बच्चे को बहुत कुछ हम सिखा सकते हैं। जैसे पुराने बहुत सारे खेल हैं जो हम बहुत बचपन में खेला करते थे, छुपम छुपाई है या रुमाल वाला, बहुत सारे गेम्स हैं, एक्टिविटीज हैं, जिसे हम इंडोर और आउटडोर भी कहते हैं। तो ये सब सारे बहुत सारे ज्ञानवर्धक जो खेल हैं, गेम्स हैं, वो हम इन बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा जो है जितने भी छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, हम कह रहे हैं कि वो सारी एक्टिविटीज में आप बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को शामिल करें, क्योंकि अगर वो उनकी सहभागिता भी आपकी एक्टिविटी में हो रही है, इसका मतलब है कि वो बहुत कुछ आपसे सीख रहे हैं। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सहभागिता मात्र से ही हम बच्चों को बहुत सारा ज्ञानवर्धन दे सकते हैं या प्रदान कर सकते हैं। और समराइज फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो इस लॉकडाउन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम प्ले, फन और लर्न, खेल के पद्धति से हम बहुत सारी चीजें इन बच्चों को सिखा सकते हैं। बहुत सारे जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, स्पेशल एजुकेशन का करिकुलम है, अगर आप टूल्स की बात करें वो FSCP है, बहुत सारे अदर टूल्स है, उन सब सारे टूल्स की एक्टिविटीज को अगर हम लेकर के उस बच्चे के साथ वर्कआउट करें, तो उनका जो पाठ्यक्रम है वो भी कहीं पीछे नहीं रहेगा, और वो अपने पाठ्यक्रम के साथ, अपने एज ग्रुप के साथ, अपनी जो पठन पाठन है और जो उनकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है, उसमें ये बच्चे अपने आप में परफॉर्म कर सकते हैं। और इस लॉकडाउन का बहुत से अधिक जो है सहयोग और अधिक से अधिक जो है इसकी महत्व को समझते हुए अपने लाइफ में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में जिनका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जिन्होंने इस कोविड-19 के दौरान नए नए कीर्तिमान, नए नए ऐसे अभिनव प्रयोग किए हैं जिसका भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हुआ है। निश्चित रूप से मशवरा एक प्रोग्राम जिन्होंने आदरणीय सर के द्वारा लॉन्च किया गया, मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार साप्ताहिक 2 एपिसोड सर के सानिध्य में आम दिव्यांगजनों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए, पुनर्वास व्यवसायियों के लिए चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से उसका लाभ सभी को मिला है।
एक बार सर मैं आपका बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए आज इस सीआरसी गोरखपुर परिवार के अभिभावक परामर्श ई श्रृंखला 35 के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं सर, और आपको आमंत्रित भी करता हूं सर, आप अपने मूल्यवान शब्दों से आज हमारे साथ प्रतिभाग कर रहे अभिभावकों, पुनर्वास व्यवसायिकों और एनजीओ के स्टेक होल्डर को अपने उद्बोधन के जरिए लाभान्वित करें सर। आदरणीय डॉक्टर आलोक भुवन सर। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्स तो ये है। ओके, और थैंक यू सर। इस कॉम्प्लीमेंट को आप सस्टेन रखिए, क्योंकि आप जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। और मैं सबसे पहले तो थैंक यू सीआरसी, जो समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र है आपका सीआरसी गोरखपुर, वो एक मॉडल है, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य की पहल कर रहा है। तो इसके लिए आप सभी जो है बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं, जहाँ तक सवाल है डॉक्टर रमेश जी का, रमेश जी बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही इनोवेटिव है, और मैं इनको आज से नहीं कई बरसों से देखते हुए आ रहा हूँ। चाहे वो जहां जहां वो काम किए हैं वहां पर भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो मैं तो थोड़ा सा ज्यादा और भी ज्यादा मैं कहूंगा कि रमेश जी ने जितना काम किया है, इसको थोड़ा सा और भी ज्यादा बृहत रूप में हम करके और एक मॉडल को रिसर्च के रूप में लाएं। सीआरसी का जो मॉडल है उसको रिसर्च के रूप में लाएं, तो आगे जितने भी सीआरसीज है हमारे कंट्री में, वो आपके चीज को, आपके मॉडल को जरूर पूरा का पूरा जो है वो उपयोग में लाएंगे। और जहां तक सवाल है, हमारे गुप्ता सर हैं यहाँ पर, तो मैं तो हमेशा उनको मेंटर मानता हूँ कि भाई गुप्ता सर जहां पर रहेंगे तो वहां तो सब चीज कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैं अगर कुछ भी ज्यादा बोल जाऊं या कम बोल जाऊं तो गुप्ता सर हमारा उसको देख लेंगे। और जहां तक सवाल है, आज जो आपका ये 35वां ई सीरीज है, ई परामर्श सीरीज है, आप लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और काफी मैं देख रहा हूँ कि जितने भी आज, कम से कम आज के जितने भी हमारे वक्ता हैं, सौरभ जी, सीमा जी, नवीन जी, ये सारे लोग इतने गुणी हैं कि मैं इनकी सराहना तो बार बार करता हूँ, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे करता हूँ। खास करके नवीन तो मेरे हृदय के करीब है, मैं तो बहुत चाहता हूँ इसको और बहुत ही आगे तक देखना चाहता हूँ। सौरभ भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो सभी आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आज जो स्टार्ट करूंगा और सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, आई विल शेयर यू द वेरी डिट्टो माई एक्सपीरियंस। मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का, वो मैं शेयर करूंगा, और उसी के माध्यम से आप देखना चाहेंगे कि कैसे कैसे हम सोच में परिवर्तन करके शिक्षा में सुधार ला सकते हैं। और मैं आज एक नया चीज भी बताने वाला हूं कि आपको कैसे आगे सोचना है। ये कोविड है या ऐसा और भी कुछ और आने वाला होगा, या अगर हम अपने लाइफ को हर दिन एक चैलेंज के रूप में लें तो हमें क्या इनोवेशन ढूंढना है, क्या हमें आगे करना है। तो हमारे लिए हर दिन हमारा चैलेंज है, हर दिन हमारा इनोवेशन है। तो हमें कोविड को एक अपॉर्चुनिटी भी लेना चाहिए कि हमारे लिए कोविड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ कुछ क्षण के लिए नहीं है, ये हमारे लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि हम आगे बढ़ते रहें। तो मैं आप सभी को बहुत पुराने, मैं अपने जिंदगी के पल में ले जाना चाहता हूँ। 1985 में जब मैं क्लास 8 में था, तो 8 में क्या हो रहा था कि जो मेरे मैथ्स के टीचर थे वो मेरे व्यवहार से बहुत ही प्रभावित नहीं थे, अप्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा अपना जितना भी प्रयोग था एक बच्चे को ठीक करने के लिए, एक हाइपर एक्टिव बच्चे को ठीक करने के लिए उन्होंने सब चीज किया। मुर्गा बनाया, बेंच पे बिठाया, सब पूरा सब सारा प्रयोग उन्होंने कर लिया। जब वो थक गए तो एक दिन बड़े ही खुश मिजाज होकर वो बोले कि आलोक तुम आउटस्टैंडिंग हो। तो मैंने कहा कि आज तो सर जो है बहुत खुश हैं, तो मतलब आई विल गेट द प्रॉपर रिस्पॉन्स, आज मुझे कोई मार नहीं पड़ेगी, आज मुझे कोई प्रताड़ना नहीं होगी। तो फिर उन्होंने कहा कि जब तुम आउटस्टैंडिंग हो तो स्टैंड आउटसाइड द क्लास। तो मेरे लाइफ में ऐसा हो गया कि मैं क्लास से बाहर भी निकाला गया, और मैं क्लास से भी बाहर नहीं जाता था, मैं स्कूल के गेट के बाहर जाता था, और वहां पर एक पीनट सेलर का बच्चा था एंड ही हैड द सेरेब्रल पल्सी, उस छोटे बच्चे को सीपी था। तो मैं उसी के साथ खेलता था, और वहां पर ही मुझे ये समझ में आया कि क्यों नहीं ये जो हमारा जो दोस्त है
वो हमारे साथ हमारे स्कूल में पढ़ता है, हमारे क्लास में क्यों नहीं आता, हमारे साथ क्यों नहीं पढ़ता है। तो कुछ हद तक मैं बहुत सारे हिंदी के क्लास में जिस टीचर्स के साथ मेरी सेटिंग थी, मैं उस क्लास में हमारे उस दोस्त को लाता था और वो हमारे साथ ही बैठता था। मैं उसको पूरी तरह से एक अपने खुद का जो ड्रेस था वो दे दिया था उसको, कि वो भी स्कूल ड्रेस पहन के आए, सो दैट कि वो ये पता चले कि हाँ वो इसी स्कूल का बच्चा है। तो 1985 में तभी कोई कानून, तभी कुछ ऐसी बात थी नहीं, और मैं एक छोटा सा बच्चा जितना समझ पा रहा था उतना ही किया। अब अगर मैं उस समय को याद करता हूं तो एक क्राइटेरिया फॉर गोइंग टू द स्कूल क्या होना चाहिए, जो स्कूल जाने के लिए एक मापदंड क्या होना चाहिए, एक पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए मापदंड क्या होना चाहिए। जितने भी हमारे अभिभावक हैं ये आप जरूर इस बात को मानेंगे कि आप सोचते हैं कि जब तक हमारा बच्चा स्वस्थ ना हो जाए, जब तक हेल्दी ना हो जाए, तो वो स्कूल कैसे जाएगा। दिस द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माइंडसेट हमारे उसमें होता है। हम डिसेबिलिटी को एक अपने स्वास्थ्य से जोड़ के देख लेते हैं और वेट करते हैं कि जब तक इसका सीपी खत्म ना हो जाए तब तक वो कैसे आगे स्कूल जाएगा। सो दिस इज वन वेरी ग्रेट थिंकिंग कि आप इस थिंकिंग को कैसे बदलेंगे। ये एक कंक्रीट थिंकिंग है आप सभी के लाइफ में, हमें इसको बदलना जरूरी है कि हम स्वस्थ होने के लिए इंतजार ना करें। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा है, दैट बच्चा फुलफिल द नीड ऑफ लव एंड प्ले एंड फ्रेंडशिप। जो एक प्यार, उसको माहौल में प्यार मिले, वो अपने दोस्ती कर ले हर दोस्तों के साथ, और बहुत सारे बच्चों के साथ वो खेलना शुरू कर दे। तो हम उसका भी इंतजार करते हैं कि जब ये तो खेल ही नहीं सकता, ये दोस्त बना ही नहीं सकता, तो ये स्कूल कैसे जा सकता है, ये पढ़ाई कैसे शुरू कर सकता है। तो जो दूसरी ये जो चीज है, इसको भी तोड़ने की जरूरत है। यहाँ पर भी अगर हम अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो खेलेगा भी, प्यार भी लेगा और दोस्तों के साथ मिलेगा भी जुलेगा। जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई हैव सीन कि यहाँ पर मोस्टली हमारे प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, टीचर्स बैठे हुए हैं, एक क्रिएटिंग द जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट, कि हम उस बच्चे के लिए, उस स्टूडेंट के लिए एक लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें। यहाँ पर हमारी जिम्मेवारी आ जाती है, हम जितने प्रोफेशनल्स हैं उसकी जिम्मेवारी आ जाती है कि जो पढ़ाना है, जो एजुकेशन देना, वो एक लर्निंग और जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट हो। सो ये तीन जो बेसिक मापदंड है, ये हमें बहुत ही आसानी से समझने की जरूरत है। और यही मापदंड को अगर हम एक एटीट्यूडनल चेंज में ले लें, एक सोच के बदलाव में ले लें, तो हमारे सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ सकते हैं और वो आगे जा सकते हैं, विद डिसेबिलिटी और विदाउट डिसेबिलिटी, हूएवर इट इज, वो सभी आगे पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ठीक थी। मैं देन आई फ्रॉम 85 देन आई एम जस्ट जंपिंग इन 2000। 2000 ईस्वी में क्या हुआ, मैं 1997 में मनोविकास स्टार्ट किया था, एंड देन 2000 में क्या हुआ कि हमारे मन में आया कि एक जो स्किल हम सिखा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को, जो स्किल सिखा रहे हैं, उसमें एक होलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। जो एक समग्र मानव विकास के बारे में जो बात करते हैं कि एक समग्र मानव विकास का जो कौशल है वो कैसे कैसे हो सकता है। तो अगर समग्र मानव विकास के बारे में बात करते हैं तो ये जो दुनिया है हर पल बदलती है, हर क्षण बदलता है। आप देखोगे कि आपके लाइफ में आप जैसे ही इस वेबिनार से निकलोगे, ई परामर्श से निकलोगे, तो आप खाना खाओगे, कोई सोएगा, कोई किसी से बातचीत करेगा, आपकी दुनिया तुरंत बदल जाएगी। तो जब हम देखते हैं कि हमारा हर क्षण रैपिडली चेंज हो रहा है हमारा लाइफ, और हम क्या करते हैं, हम उस दुनिया से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, ये बदलते हुए दुनिया से अलग नहीं कर सकते। सेम हैपेंस टू आवर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। उसके लाइफ में भी हर क्षण कोई ना कोई, हर दिन, हर पल कोई ना कोई चीज बदलता है, और उसके साथ वो इंटरकनेक्ट कैसे कर सकता है, उस वर्ल्ड के साथ उसका इंटरकनेक्टिविटी कैसा है। तो आप लोग सभी बात करेंगे कि इन सब चीजों के लिए, जो मैं कहता हूं कि ये छंद बदलते दुनिया के साथ हमारा जो इंटरकनेक्टिविटी है, इसके लिए हमें कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें टीचर की जरूरत नहीं है इस स्किल को सीखने के लिए। ये जो स्किल है हमारे नॉलेज और जो भी स्किल्स है उससे बड़ा स्किल्स है, और इसको हम कहते हैं कोपिंग स्किल्स, इसको हम कहते हैं, जैसे आपने कहा, रमेश जी ने कहा रेजिलेंसेस, रमेश जी ने कहा एम्पैथी बिल्डिंग। इस तरह के स्किल्स की जरूरत है, और इस तरह के स्किल्स की जरूरत के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसे अप्रत्याशित, मैं कहता हूं अप्रत्याशित वास्तविकता, जैसे कोविड था, अप्रत्याशित वास्तविकता है, इसमें हम कोई आगे भी पता नहीं कितने दिन तक रहेगा ये भी कहना मुश्किल है,
अप्रत्याशित है, हर चीज हम बदल रहा है। इसी तरह से अगर हमारा लाइफ अप्रत्याशित वास्तविकता के साथ अगर हम अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं तो आई एम ए ग्रेट पर्सन। सो दिस इज द फर्स्ट होलिस्टिक स्किल्स हमें अपने स्टूडेंट्स को सिखाना बहुत जरूरी था। मैं 2010 की सोच कर रहा हूं, जो हमने तभी सोचा था। फिर हमने सोचा था कि अगर हम इस तरह की चीज को सिखाना चाहेंगे, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहेंगे एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम में, क्योंकि ये तभी हमारे अगर एनआईएमएच के करिकुलम ले लें या कहीं भी ले लें, तभी के उस करिकुलम में, उस सेटिंग में इन सब बातों का जिक्र बहुत कम हुआ करता था और नहीं के ही बराबर था कहीं ना कहीं। तो अगर हम ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, होलिस्टिक स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है हमारा जो बच्चे का फाउंडेशन स्किल्स है। आप हर बच्चे को हम अर्ली इंटरवेंशन से ही फाउंडेशन स्किल्स देना शुरू कर देते हैं। फिर स्पेशलाइज्ड स्किल्स है। आई टॉक यू ऑल दिस थ्री स्किल्स, जो मैं 3 स्किल्स के बारे में बोल रहा हूँ, होलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट और होलिस्टिक ह्यूमन स्किल्स के बारे में। तो ये 3 जो मेन पहलू है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंटली हर एजुकेटर को, हर व्यक्ति को, हर पेरेंट्स को हमें सीखना, समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है, पहला तो फाउंडेशन स्किल्स मैंने बोला, दूसरा मैंने बोला स्पेशलाइज्ड स्किल्स, और तीसरा जो मैंने बोला वो ट्रांसवर्सल स्किल्स। जो फाउंडेशन स्किल्स का मैं जैसा हिंदी में देखूंगा कि एक नींव बनाने का जो स्किल्स है, कि एक बच्चे का जो हम फाउंडेशन रख रहे हैं वो कितना मजबूत रख रहे हैं। और स्पेशलाइज्ड स्किल्स का मतलब है कि एक विशेष कौशल, जैसे हमारे पास बहुत सारे स्पेशलाइज्ड लोग बैठे हुए, कोई हियरिंग इंपेयरमेंट में है, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, कोई विजुअल इंपेयरमेंट में, आपके पास ये स्पेशलाइज्ड स्किल्स है, वो बहुत जरूरी है। एंड देन परागम स्किल्स, जो ट्रांसवर्सल स्किल्स है, कि हम कैसे एक दूसरे, मैं इसको जस्ट एक तीनों को बड़े आराम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको परिभाषित हम कैसे करेंगे, ये बहुत जरूरी है। हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन हमें परिभाषित एक ही सोच के साथ अगर हम करें तो बहुत ही आराम से हम कह सकते हैं कि जो एकेडमिक स्किल्स है, जो एकेडमिक नॉलेज है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। अगर हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का एकेडमिक स्किल्स हमें मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम जो, और मैं एक चीज और यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है, वो क्या कहता है कि जब आप प्राइमरी और एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे तो देन यू विल गो टू द टर्सरी लेवल एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड हायर एजुकेशन। तो आप जो भी फाउंडेशन रख रहे हैं बच्चे के लिए, जो भी चीज सोच रहे हैं, थिंक अबाउट कि हम उसका जो फाउंडेशन है, एकेडमिक हो या फंक्शनल हो, जो भी चीज हो, या उसका वी कैन से कि लिटरेसी हो, न्यूमेरिकल स्किल्स हो, स्किल्स फॉर व्हाट एवर द लर्निंग स्किल्स यू आर पुटिंग एज ए फाउंडेशन, थिंक कि हम उसको प्राइमरी में भी पढ़ाएंगे, सेकेंडरी में भी पढ़ाएंगे और हायर एजुकेशन में पढ़ाएंगे। हमारे पास ये सिस्टम होना चाहिए। हमने ये 2000 में ये चीज की परिकल्पना की थी। और दूसरा चीज जो मैंने परिकल्पना किया था, एक स्पेशलाइज्ड स्किल्स का, कि हम बच्चे को सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, रंग भरना सिखा रहे हैं, कलर भरना सिखा रहे हैं, या हम बच्चे को अगरबत्ती बनाना सिखा रहे हैं, मोमबत्ती बनाना सिखा रहे हैं, क्या वो स्किल्स उस स्टूडेंट को जिंदगी भर काम आएगा? क्या उससे वो नौकरी मिल सकता है? क्या उसके लिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो सकता है? तो तभी हम लोगों ने परिकल्पना की थी कि नहीं, ये ABC नहीं चलेगा, अगरबत्ती, ब्रूम और कैंडल, ये सब नहीं चलेगा। सो व्हाट वी नीड टू रिफॉर्म। तो हम लोगों ने उस समय सोचा था, हमारे स्टूडेंट्स हॉस्पिटैलिटी में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, रिटेल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, IT क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हम इस तरह के स्पेशलाइज्ड स्किल्स के बारे में बात करें तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। एंड देन वी हैव थॉट अबाउट द ट्रांसवर्सल स्किल। ट्रांसवर्सल स्किल्स क्या क्या होगा कि दिस इज समहाउ वी कैन से कि जो एक टिपिकली कंसीडर्ड एज नॉट स्पेसिफिकली to a particular job or task, but somehow it is related to your meaningful productive life. ओके, कैसे प्रोडक्टिव लाइफ हो सकता है कि हमारे बच्चे या हमारे जो स्टूडेंट हैं उसके पास क्रिटिकल और इनोवेटिव थिंकिंग आ जाए, मतलब कि वो नया नया चीज सोचना शुरू कर दे। क्रिटिकल, अगर कोई सिचुएशन खड़ा होता है तो उसका उसके पास आंसर हो। इंटरपर्सनल स्किल्स उसका अच्छा हो जाए कि वो प्रेजेंट कर सके अपने आप को, अच्छे से बोल सके, जैसे भी जो भी कम्युनिकेशन मीडिया वो यूज करे वो उसको बोल सके। अगर वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहा है या फिर कहीं कॉलेज में पढ़ रहा है या फिर कहीं काम कर रहा है, तो वहां पर उसको कैसे अपने आप को स्किल्स डेवलप करना है
उस चीज के बारे में हम बात कर सकें, तो दैट इज द इंटरपर्सनल, इवन इंट्रापर्सनल स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रांसवर्सल स्किल्स, कि उसमें उसको सेल्फ डिसिप्लिन आ जाए, उसको सेल्फ मोटिवेशन आ जाए। एंड देन द ग्लोबल सिटीजनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब है कि उसके अंदर कौन बन सकता है ग्लोबल सिटीजनशिप, किसको, कौन सबसे अच्छा इंक्लूसिव लाइफ जी सकता है। आप लोग सभी सोचिए इसको, मैं इसका आंसर आपको दे देता हूं, लेकिन फिर भी इसके बारे में सोचिएगा कि हु कैन बी इंक्लूसिव इन ए वेरी प्रॉपर मैनर। अगर मैं किसी को कहूं कि आपको कहूं कि मैं आपको इंक्लूजन करना चाहता हूं और बिना आप कोई भेदभाव, बिना कोई सोचे हुए आप अपने आप को इंक्लूसिव प्रतिमान स्थापित कर लेते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड आपका टॉलरेंस स्किल्स, दैट इज ग्लोबल सिटीजनशिप का पहला पार्ट है। टॉलरेंस आपको होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए आपके अंदर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी होना चाहिए, कि अगर लोग अलग अलग तरीके के लोग हैं तो उसको हम रिस्पेक्ट करें। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनकी कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग कम हो, बट वो सोचता है, वो टाइम लेता है उस अंडरस्टैंडिंग को प्रोसेस करने के लिए। अगर हम उसको थोड़ा सा पेशेंसफुल बना दें तो उसको ग्लोबल सिटीजन का एक बहुत बड़ा स्किल्स आ सकता है। एंड देन इज द मीडिया एंड इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जो भी हम अगर बच्चे को प्रॉपर एक अच्छा करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम उसको पूरी तरह से लोकेट करें कि वो इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस कर सके। सो ये हमने 2000 ईस्वी में सोचा था ये बात कि 3 तरह का स्किल्स हमारे बच्चों को चाहिए। देन उस समय हम लोगों ने रिफॉर्म क्या किया था कि 2000 में वी हैड स्टार्टेड लॉबिंग विद द गवर्नमेंट की हमारे जो भी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है उसको एजुकेशन में एक स्थान मिले। तो होते होते 9 साल लगा, और 9 साल में क्या हुआ, वो उसको, उस बच्चे को एक RTE के तरह एक टूल्स दे दिया गया, जहां पर हम लोग आज कहते हैं कि हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल में जा सकते हैं। सेम हैपेंड कि हम लोग 2010 में, अब नाउ आई एम कमिंग टू द 2010, मैं आपको 2010 में अगर मैं कहूं कि जो एजुकेशनल सेक्टर का रिस्पांस था उसको हमने देखा। और एजुकेशनल का सेक्टर का रिस्पांस क्या था कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो एक सुरक्षित वातावरण हो। शिक्षा में एक सबसे पहला, एक हमें सबसे पहला जो हमारी बीइंग ए टीचर, बीइंग ए इंस्टीट्यूशन, हमारी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू इंश्योर कि आपका बच्चा यहाँ पर सेफ है। आप जितने भी टीचर्स हैं, सबसे पहला अगर आप पेरेंट्स को ये एक एहसास दिला दिए कि आपका बच्चा मेरे पास सेफ है, तो कभी भी वो पेरेंट्स आपके साथ कभी भी ये नहीं कहेगा कि हम आपके साथ बच्चे को नहीं भेजेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज दैट। देन सिक्योर लर्निंग इन्वायरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योर लर्निंग इन्वायरमेंट? कि उस लर्निंग इन्वायरमेंट में उस बच्चे को कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, उस बच्चे के साथ कोई बुलिंग नहीं करेगा, उसको पूरा फील होगा कि मैं इसी कम्युनिटी का पार्ट हूं। एंड देन द सेकेंड इज द रिस्पेक्ट फॉर एंड द वैल्यू ऑफ द इक्वालिटी, कि हम अगर इस तरह का वातावरण बनाए, एक हेल्दी और प्रोडक्टिव सिटीजन्स अगर हम बनाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और अगर हम सोचना चाहते हैं कि वो हमारे सिस्टम में आए और एजुकेशन सिस्टम में आए, तो मैं जो ये 2010 की जो सोच है मेरी, मैं उसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कि यहाँ पर हमें करना होगा कि एजुकेशन सेक्टर का जो रिस्पॉन्स है, जो हमारे बीइंग एन एनजीओ, बीइंग एन टीचर, जो हमारे सेक्टर का रिस्पॉन्स है वो इंश्योर करे कि आपका बच्चा यहाँ सुरक्षित होगा, आपका बच्चा यहाँ प्रोटेक्टिव होगा, आपका बच्चा यहाँ पर एक बहुत ही उसको यूजफुल एंड लर्निंग इन्वायरमेंट मिलेगा। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी को कि हम लोगों ने भी 2010 में पॉलिसी बनाई थी। आई टेल यू उस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा, मैं आपको बताऊंगा। हम लोगों ने उस पॉलिसी में एक चीज बनाई थी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी। इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी का मतलब क्या है कि जो भी हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, हमें जहां भी आप काम कर रहे हो, आप जिस स्कूल में काम कर रहे हो, जिस स्पेशल स्कूल में काम कर रहे हो, मेन स्ट्रीम स्कूल में काम कर रहे हो, आप CRC में काम कर रहे हो, जहां भी आप काम कर रहे हो, थिंक द फर्स्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी। वहां पर आपको देना है क्या अटेंशन, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आपका डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है पहले आपके सोच से। सो लेट अस थिंक योरसेल्फ कि आप कहां कहां अपने सोच में डिस्क्रिमिनेशन लाते हो, एंड पुट इट इनटू द पॉलिसी। मे बी वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे भी हम कह सकते हैं कि ये बच्चा देखो कैसा कर रहा है, इस तरह से कर रहा है, ये लंबा है, ये मोटा है, दिस इज योर डिस्क्रिमिनेटिंग।
सो अगर हम इवन की जेंडर आइडेंटिटीज, इवन उसकी डिसेबिलिटी आइडेंटिटीज, अगर आपने ये चीज सोच लिया है तो सबसे पहला काम आपका एक इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी आपके दिमाग में बन जाएगा। देन मेक इट फॉर द योरसेल्फ, मेक इट फॉर द इंस्टीट्यूशन, मेक इट फॉर एवरीबॉडी, एंड वो पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जेंडर आइडेंटिटी पॉलिसी और डिसेबिलिटी आइडेंटिटी पॉलिसी। अगर मैं जेंडर आइडेंटिटी कहता हूं तो आप अगर कहीं भी बड़े बड़े जगह पे जाते हो तो ये बाथरूम किसका है, मेल का, ये बाथरूम फीमेल का। अब आप देखते होगे एक और आइडेंटिटी बन गई कि ये बाथरूम जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी का है। हमने आइडेंटिटी दिया है और आइडेंटिटी के साथ उसको उसी के हिसाब से हमने क्या किया, उसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। तो आप जब आइडेंटिटी कर लेते हैं तो एक उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो, एक चेंजिंग आपको एक चेंजिंग सिनारियो कैसे बने, एक कोड कैसे बने, एक कंडक्ट कैसे बने, वो चीज अगर आपने कर लिया कि वो सोएगा कैसे, वो खेलेगा कैसे, वो खाएगा कैसे, अगर आपने ये चीज सोच लिया है तो वहां पर आपने दूसरी जो किला था वह फतह कर लिया है। और जो तीसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चौथी बात, कि हमारे पास जो प्राइवेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% हम क्या करते हैं, स्टूडेंट की प्राइवेसी लीक कर देते हैं, ब्रीच कर देते हैं। अगर आपने प्राइवेसी का एक पूरा एक सिस्टम बना लिया कि हम प्राइवेसी ब्रीच नहीं करेंगे तो no student will go from your institution। वो कभी भी आपके इंस्टीट्यूशन से कभी भी उदास नहीं होगा, कभी भी वो डिमोरलाइज नहीं होगा अगर आपने उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया है। तो वो चीज है। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन। अगर आपने आईसीटी, साइबर, सब चीज को अगर आपने इंप्लीमेंट किया है, सब पूरे सिस्टम को लगाया है, सब चीज किया है, तो आप वहां देखेंगे कि आपका जो वो रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, कितना उसके लिए यूनिक है। आप सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने कहा कि मेरे 2 प्रोग्राम्स होते हैं, मशवरा और मनभावन। I'll tell you, मशवरा में क्या हुआ जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, all the professionals and others they came and मशवरा जो है वो उनके लिए हो गया पहले। लेकिन हम लोगों ने सोचा था मशवरा हम अपने स्पेशल नीड वाले लोगों के लिए करेंगे, लेकिन हमने देखा कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म तो सिर्फ उनके लिए हो गया। देन आई हैड क्रिएटेड द न्यू प्लेटफॉर्म कि हमने क्या किया, हमने मन भावन बना दिया कि, और उसमें कर दिया कि नहीं, इसमें सिर्फ इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी या अदर पर्सन विद डिसेबिलिटी रहेंगे। सो अगर आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपका जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिव है, तभी आपका बहुत बड़ा आप एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। जो आपका स्कूल सेटिंग है, जहां भी है, आप वो बदल सकते हैं। तो जो ये 2010 में हमने ये थोड़ी पॉलिसीज के बारे में सोचा, उसका इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ कि फर्स्ट कम्युनिटी कॉलेज फॉर द इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले का हम लोगों ने मनोविकास में स्थापित किया। और जब उनके बच्चे पास हो गए, जब वो हमारे सारे स्टूडेंट्स पास हो गए, तो हम लोगों ने उसका फर्स्ट कन्वोकेशन किया था 2013 में। एंड देन व्हाट हैपेंड, वी हैड सेड कि दीज आर द पर्सन विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, इसके पास यूनिवर्सिटी का डिग्री है और इनके ये पढ़े लिखे हैं, तो क्यों नहीं इनके लिए भी रिजर्वेशन होना जरूरी है। एंड दैट रिजल्ट केम कि आप 2016 में एक्ट में क्या हुआ कि 1% उसके लिए भी रिजर्वेशन आ गया। पहले लोग क्या सोचते थे कि अगर हम इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले को कोई अगर हमने रिजर्वेशन दिया तो उनके पास क्वालिफिकेशन है ही नहीं, तो वो रिजर्वेशन लेके क्या करेगा। सो वी हैव टू सेट अ पॉलिसी, वी हैव टू सेट ए प्रॉपर प्रोग्राम्स सो दैट कि हम उसके बारे में कुछ आगे बोल सकें। एंड नाउ इट इज 2020, आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ द पार्ट। आज के डेट में मैं ये सोच रहा हूं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा एवरीथिंग है, वी नीड द डेटा। अगर आज हमारे पास कोविड-19 में एक प्रॉपर डेटाबेस होता सरकार के पास, सभी के पास, हम बहुत अच्छी पॉलिसी बना सकते थे, तुरंत पॉलिसी बना सकते थे, बहुत हम अच्छे से कनेक्ट कर सकते थे लोगों को, उसके इनहांस कर सकते थे, उसका एजुकेशन, उसकी सारी चीज को हम इनहांस कर सकते थे। तो ये जो डेटा है, ये डेटा हम सभी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, हर कोई बना सकता है। आप ये सोचिए कि ये जो डेटा है हमारा पॉलिसी डिजाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी डिजाइन सिर्फ सरकार ही नहीं करती है, पॉलिसी डिजाइन एक टीचर भी कर सकता है, एक सीआरसी का पियून भी कर सकता है, एक सीआरसी का बड़ा ऑफिसर भी कर सकता है। एवरीवन कैन डिजाइन द पॉलिसी। पॉलिसी हम
अपने लिए बनाते हैं, पॉलिसी हम किसी इंस्टीट्यूशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बनाते हैं, पॉलिसी अगर हम बड़े लेवल पे बनाते हैं तो राष्ट्र लेवल पे कोई चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बनाते हैं। अगर हमारे पास वहां पर डेटा हो तो हम बड़े अच्छे से पॉलिसी बना सकते हैं। तो अब जो मैं 2020 में फाइंड आउट कर रहा हूं कि हमारे पास डेटा की कमी है, हमारे स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ डिसेबिलिटी, देन मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेटा हो हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसी डिजाइन कर सकते हैं, पूरा सिस्टम बना सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा हो तो हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। क्या होगा मॉनिटरिंग में, हाउ मेनी एक्सेसिबल स्कूल्स हैज बीन बिल्ट अप, मैं वो पता कर सकता हूं। हाउ मेनी स्कूल्स हैज द कंप्यूटर सिस्टम, हाउ मेनी टीचर्स आर ट्रेन्ड इन द आईटी। हम ये सारे जितने भी अभी कोविड के समय में जितनी भी पॉलिसी, जितनी भी मॉनिटरिंग चल रहा है कि जो भी जहां जहां क्लासेस हो रहे हैं, मैं बहुत सारे जगह पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में मोस्टली सब स्टेट के साथ मेरा कनेक्शन है, हर स्टेट में एनजीओ के साथ या गवर्नमेंट के साथ मेरा कनेक्शन, मैं वहां ये देख रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि हम जो है व्हाट्सएप पे पढ़ा रहे हैं बच्चे को, हम जो है एक वीडियो बना के भेज रहे हैं, बच्चे उससे पढ़ रहे हैं। दिस इज नॉट द ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, हमें ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के लिए हमारे पास एक रोबोस्ट, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव, एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेटफॉर्म की जरूरत है। जो आज कोविड में सभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बिना आप किसी प्लेटफॉर्म का अगर पढ़ा रहे हैं तो आप वहां पर एक्सेसिबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वहां पर आप यूनिवर्सल डिजाइन नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका जो मॉनिटरिंग है, पूरे सिस्टम जो चीज आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसके लिए भी डेटा जरूरी है और एक रोबोस्ट सिस्टम की जरूरत है। एंड द थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इवैल्यूएशन कर पाए कि जो हमने पॉलिसी बनाया, जो हमने मॉनिटरिंग किया, जो हमने इंप्लीमेंट किया, उसका आउटकम्स कैसा रहा, कितने लोगों तक हम पहुंच पाए, कितने हमारा सोशल मीडिया तक हम पहुंच पाए, कितने लोगों को डायरेक्ट पहुंच पाए, कितने लोगों को हम फेस टू फेस पहुंच पाए। अगर हम ये इवैल्यूएशन कर लें तो क्या होगा कि हमारा जो एक एजुकेशनल अटाइनमेंट है, कल के मशवरा में एक व्यक्ति ने कहा कि मैं काम कर रहा हूं लेकिन मुझे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, मेरा जो मैं इतना वेबिनार कर रहा हूं, मैं इतना सारा चीज कर रहा हूं, मेरा इम्पैक्ट नहीं हो रहा। मैंने उसको एक चीज कहा, अगर आपके पास डेटाबेस होगा, अगर आपके पास इंप्लीमेंटेशन का डेटाबेस होगा, यू कैन गेट इट एंड यू कैन सबसे पहले तो आप अपने आप को सेटिस्फाई कर पाओगे कि आपने जो काम किया है वो सही काम किया है कि नहीं। अगर आप मशवरा या मनभावन के वेबसाइट पे जाएंगे तो होम पेज पे ही आपको डेटाबेस मिलेगा कि कौन सा एपिसोड कितने लोगों ने डायरेक्ट देखा है, कौन सा एपिसोड कितने लोगों ने फेसबुक के माध्यम से देखा है, और इसके बैक एंड में जो और डाटा है वो आपको किस स्टेट से मिल रहा है, कहां से कौन कितने लोग पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे कितने लोग देख रहे हैं, अनपढ़ कितने लोग देख रहे हैं, कितने डिसेबल्ड लोग देख रहे हैं, कितने नॉन डिसेबल्ड लोग देख रहे हैं। क्या हो रहा है, हमारे पास पूरा एक इवैल्यूएशन है कि जो हम काम कर रहे हैं वो इम्पैक्ट कहां कहां पर हो रहा है। तो अगर हमारे पास एक रोबोस्ट डेटाबेस हो जाएगा तो हम बड़े अच्छा से काम कर सकते हैं। और मैं लास्ट मैसेज आपको सभी को यही देना चाहूंगा कि जो स्पेशल एजुकेशन सिस्टम में या किसी भी एजुकेशन सिस्टम, मैं 22-23 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, मैंने आज तक कभी अपने माइंडसेट में ये नहीं लाया कि हमारा स्पेशल एजुकेशन सिस्टम जो है वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम से अलग है। मैं तो हमेशा दोनों को जोड़ के सोचता हूं और मैं यही सोचता हूं कि जो हमारा मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे स्पेशल एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा रोबोस्ट होना चाहिए, ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो इसके लिए जो मैं आपको एक आप सभी को एक चीज मंत्र देके भेजना चाहता हूं कि आप जो है ओम का उच्चारण तो करिए ही करिए, लेकिन ओम के उच्चारण के साथ साथ आप ये भी मंत्र जपिए। ये जो मंत्र है वो है एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, EMIS, एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप सभी अपना खुद का एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना सकते हैं। क्या है एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? ये एक डेटाबेस है। आप कहीं भी अपने कंप्यूटर में, सभी लोग यहाँ पर आप तो टेक से भी हो गए हैं कि गो टू द एक्सेल शीट, पुट इट, मेक द डेटाबेस कि हमने कितने आज पढ़ा है, कितने घंटे पढ़ा है, कौन कौन लोग आए, बच्चे का क्या रिस्पॉन्स था। अगर आप उसको सारे को
एक जगह पे रखना शुरू कर देंगे तो आपका एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे अगर आप जानना चाहते हैं, अगर उसको बड़े अच्छे से करना चाहते हैं, तो उस डाटा का इलेक्ट्रॉनिक उपयोग कैसे हो उसका आप पूरा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, पूरी तरह से उसको आप अपने पास रख सकते हैं। तुरंत जो भी डाटा चाहिए वो डाटा आपके पास आ जाएगा। तो जब आप पूरे एक सिस्टम के साथ आ जाएंगे, तो मैं आपको क्यों ये बात कहना चाह रहा हूं ये भी आप जान लीजिए। और मैं आज कह रहा हूं, हो सकता है अगले 5 साल में, अगले 2 साल में, अगले 1 साल में ये चीज आपको करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो यूएनसीआरपीडी है उसका जो आर्टिकल 24 है वो पूरी तरह से कहता है सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 24 ऑफ सीआरपीडी इज रिक्वायर्ड हाई क्वालिटी डाटा यूजफुल फॉर डेवलपिंग पॉलिसी देन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग देयर इंप्लीमेंटेशन। ये आर्टिकल 24 हमारे आरपीडी एक्ट में भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि हमारा जो काम है, जो हम एज ए स्पेशल एजुकेटर कर रहे हैं, एज ए टीचर कर रहे हैं, एज ए एनजीओ कर रहे हैं, एज एन बिग नेशनल इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, एज एन सीआरसी कर रहे हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम उसको मॉनिटर कर सकें। हमारे पास पहले हाई क्वालिटी डाटाबेस होना चाहिए, उसको हम पॉलिसी बना सकें, उससे उसको मॉनिटर कर सकें, उसको इवैल्यूएट कर सकें, फिर उसको इंप्लीमेंटेशन कर सकें। और आप सभी को क्या करना होगा, मैं इसके लिए थोड़ा सा टिप्स देके जाना चाहता हूं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, आप जितने भी लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसका डाटाबेस बना लीजिए पहले। उसके बाद आप जो है, जो भी आपके पास फिजिकल और मटेरियल बैरियर्स है, जो भी आप देखते हो कि कौन कौन सा हमारा बैरियर्स है, हम उसका डाटाबेस बना लें, उसको इंप्लीमेंटेशन, मान लो कि वो बैरियर्स जिस दिन खत्म हो जाए तो हम उस डाटाबेस से उसको मॉडिफाई कर लें। फिर उसके बाद हम ह्यूमन रिसोर्स सर्विस का डाटाबेस बना लें कि हमारे पास कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, कितने घंटे कौन काम कर रहे हैं, किसने कितना थेरेपी दिया, किस बच्चे को थेरेपी दिया। एंड देन हम स्टूडेंट के सक्सेस को मेजर करें कि हमारा हर बच्चा कब कितना कैसे सक्सेसफुल रहा। और अगर आप ये 2020 में जो मैं आके अपने लाइफ का जो एक मैं आपको वो दिखा रहा सुनाया कि मैंने अपनी कहानी सुनाया 85 to 25 जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर एक अलग तरीके से देखूं तो हर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा मेरी सोच लिटिल बिट की थोड़ा सा अहेड है कि 2 साल 5 साल मैं पहले सोच रहा हूं कि ये होने वाला है। लेकिन अगर हम सभी मिलके यही चीज सोचे तो क्या होगा कि हमारा जो सेक्टर है, जब हम कहते हैं कि डिसेबिलिटी सेक्टर नॉन डिसेबिलिटी सेक्टर से पीछे है, तो वो नहीं रहेगा। तब एक दिन ऐसा आएगा जो हमारा डिसेबिलिटी सेक्टर है, हम आगे रहेंगे। हम आज क्या करते हैं, आप फाइट करते हो स्पेशल एजुकेशन टीचर कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिलता केंद्रीय विद्यालय में, हमें सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिलती। तभी वो फाइटिंग का समय खत्म हो जाएगा। वो लोग खुद आपके पास आएंगे कि ये जो एजुकेटर्स है इसके पास इतना अच्छा ज्ञान है, इतना अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो क्या करेंगे, आपको पहले ही बड़े अच्छे से, बड़े बिना भेदभाव के नौकरी आपको दे देंगे। सो मैं इतना ही कहूंगा। आज मैंने घड़ी देखा, मैं 3 मिनट क्रॉस भी कर गया हूँ, यस अबाउट 3 मिनट्स मैंने अपने बोलने में क्रॉस भी कर दिया, मतलब 3 मिनट ज्यादा भी ले लिया। सो थैंक यू एवरीवन कि आप पेशेंसफुली सुने। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू राजेश जी कि आप बड़े अच्छे से कार्यक्रम थैंक यू सर। सो थैंक यू रमेश जी एंड ऑल। या थैंक यू सो मच सर, बहुत ही सरलता, सहजता और सुगमता से अपने भावों को हम सबके साथ प्रकट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न आए हुए हैं सर, और मैं उन प्रश्नों को लेना चाहूंगा सर। प्लीज। सबसे पहला सवाल मेरा सौरभ मिश्रा सर से होगा सर, क्योंकि पहले सत्र में ही सर ने कुछ सॉफ्टवेयर डिटेल्स के बारे में बताया था। तो अगर सौरभ मिश्रा सर तक मेरी आवाज़ जा रही हो सर तो प्लीज़ आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। और हमारे किसी पेरेंट्स ने ये प्रश्न पूछा है सर कि श्रवण दिव्यांग बच्चों के लिए ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं सर, उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें। जी मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूँ क्या सर? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कुछ इस तरह के प्रश्न देखे और बीच में मैंने उनका उत्तर देने की कोशिश की। जैसे कि रोजर वॉइस का मैं जिक्र कर रहा था, ये काफी मतलब उपयोगी सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा डेसिबल एक्स करके है, और इसके अलावा बहुत सारी ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, और कुछ डिवाइसेस आप खुद से भी डिजाइन और डेवलप कर सकते हैं, जिनमें आप लो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा मिमी टोन करके एवा एक सॉफ्टवेयर है, AVA एवा,
तो इस तरह के कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अगला सवाल हमारे आदरणीय डॉक्टर आलोक भुवन सर से है सर। सर, जैसा कि हमारे कई पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि पूर्वांचल के क्षेत्र में जो लर्निंग डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको NIOS ओपन स्कूलिंग से कैसे जोड़ा जाए, इसके बारे में थोड़ा सा सर संक्षिप्त या मैं विस्तृत कहूँ सर, आप अपने हिसाब से देख लें सर, अगर जानकारी हमारे अभिभावकों को एक मिनट में मिले ये तो ज्यादा अच्छा है। मैं एक NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये एक नेशनल लेवल की संस्था है और इसकी जो शाखाएं हैं, इसका पहले स्टेट लेवल में रीजनल सेंटर्स होते हैं और फिर उसके बाद स्पेशल स्टडी सेंटर होते हैं, सेड कहते हैं, स्पेशल एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। तो वो सेड में जा सकते हैं और इसमें कैसे जुड़ना है, आप सबसे पहला चीज है कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। NIOS की वेबसाइट पे जाइए, आपको 3rd, 5th, 8th, 10th, 12th ये 4 पढ़ाई आप अपने स्टूडेंट्स का करा सकते हैं, आप अपने बच्चे का NIOS के थ्रू करा सकते हैं। अगर वो स्कूल जाने का उम्र उसकी खत्म हो गई है या वो स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रहा है उसको, तो आप NIOS के थ्रू आप उसके वेबसाइट पे जाइए, वहां पर एडमिशन का फॉर्म होगा, वो समय समय पे खुलता है, आपको देखना होगा कि फॉर्म शायद अभी बंद हो गया है या फिर एक बार आप सभी प्लीज वहां पर जाके देख लीजिए कि कब लास्ट डेट है। आप वहां पर फॉर्म भरिए पहले, जब आप फॉर्म भरने लगेंगे तो वहीं आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में कौन स्पेशल सेंटर है, कौन स्पेशल स्टडी सेंटर है जिसको आप चूज कर सकते हैं और बिना बेझिझक आप वहां पर आप उस बच्चे को एडमिशन कर लीजिए। और एडमिशन करने के बाद क्या होगा, आपका एक एग्जामिनेशन फॉर्म होगा और NIOS की जितनी भी पढ़ने की प्रणाली है बहुत ही समुचित है, ब्रेल है, बहुत सारे मटेरियल्स है, साइन लैंग्वेज है, इवन की बहुत सारे एकोमोडेशंस हैं, उस एकोमोडेशंस को लेकर आप पास कर सकते हैं। बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, उसको लेकर आप अपने स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 3rd, 5th, 8th, 10th, 12th पास करा सकते हैं। और जो मैं बात बोल रहा था राजेश जी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम एजुकेट कर रहे हैं बच्चे को तो उसका जो अल्टीमेट गोल है कि वो उसके आगे लाइफ में करियर प्रोग्रेशन मिलना चाहिए और करियर प्रोग्रेशन के साथ साथ उसको जॉब भी मिलना चाहिए। तो जब हम स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, NSQF है हमारे पास, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, उसमें जब बात करते हैं तो उसमें जो एंट्री लेवल है वो 8th क्लास चाहिए, मिनिमम 8th क्लास या 5th क्लास का कोई व्यक्ति पास है तभी वो स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में जुड़ सकता है। तो अगर हमारे जो भी स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी आपके पूर्वांचल में जितने भी हैं, अगर वो NIOS से जोड़ लें अपने आप को, तो वो 5th, 3rd, 5th, 8th पास कर जाएंगे और फिर वो NSQF के थ्रू बड़े अच्छे स्किल्स कर सकते हैं और बड़े अच्छे से उनका रोजगार हो सकता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहला जो काम है वो NIOS के वेबसाइट पे जाइए और वहां से अपने आप को बच्चे को रजिस्टर्ड कीजिए। या धन्यवाद सर सरगर्भित जानकारी के लिए। सर, अगला सवाल मेरा आदरणीय नवीन सिंह सर से है सर। नवीन सिंह सर से मेरा सवाल ये है कि सर एक पेरेंट्स ने ये जानने की कोशिश की है सर कि जैसे इस लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उनको जो रिहेबिलिटेशन सेंटर पर जो सेवाएं मिल पा रही थी वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे कौन कौन से मेजर एक्टिविटीज हैं जो होम बाउंड प्रोग्राम में शामिल किए जा सकते हैं? सर, संक्षिप्त में इसके बारे में थोड़ा सा टिप्पणी करें सर। नवीन सर। देखिए, लॉकडाउन में बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए मैंने अपने लेक्चर में एक चीज मेंशन किया था कि जो भी पेरेंट्स हैं वो एज अ टीचर, एज अ स्पेशल एजुकेटर, एज अ कुलीग, एज अ फ्रेंड रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरा जो माध्यम है, जो अभी सारी चीजें जो अभी ऑनलाइन चल रही हैं, आपका आलोक सर का जो मशवरा है और आपका जो सीरीज चल रहा है उसके थ्रू भी पेरेंट्स जो है सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तीसरा जो बात आपने पूछी कि क्या हम उनके साथ कर सकते हैं, हम तो उनके साथ वो सारी चीजें परफॉर्म करा सकते हैं, कर सकते हैं जो हम आप अपने डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। लेकिन उसको थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वे में हमें प्रेजेंट करने की जरूरत है। वो सारी जो समय सारणी की मैंने बात कही थी, वो सारी एक्टिविटीज, जैसे अभी हम लोग जब छोटे छोटे थे तो जो आप रोटी के लिए जो आटा गूंथा जाता है, उससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप और एनिमल्स वगैरह बना करके हम खेलते थे।
तो वो सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी इनोवेटिव एक्टिविटीज आजकल होम बाउंड प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल हैं, जो चीज हम कर सकते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बच्चे में आएगी। और वो सारी एक्टिविटीज, चाहे वो योगा हो, चाहे वो ईटिंग खाना खाने का हो, ब्रशिंग का हो, लाइक टेबल मैनर्स हो, और बाकी सारी जो भी एक्टिविटीज हम डे टू डे लाइफ में, अपने लाइफ में फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज में आप बच्चे को ले करके उनके सहभागिता के साथ वो एक्टिविटीज परफॉर्म करिए। अगर वो बच्चे सीवियर कैटेगरी के हैं या प्रोफाउंड कैटेगरी के, अगर वो बच्चे ऑब्जर्व करके भी बहुत सारी चीजें अनकॉन्शियसली वो बच्चे उस एक्टिविटीज को लर्न कर लेते हैं। तो हम तो यही एज अपने एक्सपीरियंस अनुभव से आपसे कहना चाहेंगे कि वो सारी एक्टिविटीज में आप उस बच्चे को पार्टिसिपेट कराइए, और हर एक पार्टिसिपेशन के बाद और हर एक उस स्टेप के अचीवमेंट के बाद उस बच्चे को आप मोटिवेट करिए, प्रोत्साहित करिए, ताकि वो सेम एक्टिविटी वो बच्चा अपने फ्यूचर में भी अच्छे से कर सके। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय जेसी गुप्ता सर भी अपने उद्बोधन के जरिए हमारे सारे प्रतिभागियों के साथ जुड़ना चाहते हैं। सर, चूंकि समय बियॉन्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी हम आपको संक्षिप्त रूप से इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करते हैं कि आप अपने राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा कि ये जो आपकी वेबिनार्स हो रही हैं, दे आर वेरी वेरी यूजफुल। तो अभी तक पेरेंट्स जो थे, जब हमारे रेगुलर स्कूल चालू थे कोविड से पहले, जब हम पेरेंट्स से ये करने के लिए कहते थे कि भाई आप ऐसा करो, तो ये कहते थे हमको नहीं आता है, हम नहीं जानते हैं इसके साथ में कैसे डील करना है। मगर इस कोविड ने हमारे पेरेंट्स को पार्शली, कंप्लीटली या फुल्ली बहुत सारी ट्रेनिंग दे दी है कि जब बच्चा हमारे पास घर में है तो किस प्रकार हम एक्टिविटी कर सकते हैं। तो वो चीज हमारे को, और प्रोफेशनल्स को भी ये ट्रेनिंग हो गई कि हमको पेरेंट्स को कैसे समझाना है। तो ये चीज अगर हम कोविड खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू करें, कि कोविड खत्म होने के बाद में ये प्रैक्टिस खत्म नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपके उद्गार ही हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, और आप प्रत्येक कार्यक्रम में सीआरसी के जितने भी ई एपिसोड, ई परामर्श श्रृंखला के कार्यक्रम रहे, आप प्रत्येक कार्यक्रम में जुड़ करके परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हम सबको अपने आरसी वचन से लाभान्वित करते रहे हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं आज के इस कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वयक आदरणीय श्री राजेश यादव जी, जो सीआरसी गोरखपुर परिवार में पुनर्वास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं सर कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि वक्तागणों का और साथ ही साथ हमारे साथ प्रतिभाग कर रहे प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन के जरिए आभार प्रकट करें और कार्यक्रम समापन की घोषणा करें। आदरणीय राजेश। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी हुई है, और आज हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट लोग जुड़े रहे। आज का हमारा कार्यक्रम वास्तविकता में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। हमारे अभिभावकों को बहुत अच्छी जानकारियां प्राप्त हुई। हमारे साथ जुड़े हुए रिहे प्रोफेशनल, स्टेक होल्डर, साथ ही साथ दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न प्रकार के एनजीओ, उनके द्वारा जो भी वक्तागण हमारे साथ हैं या उनके द्वारा जो भी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों से वो अवगत हुए एवं अभिभूत हुए। इसलिए मैं समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी गोरखपुर की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़े हुए श्री सौरभ कुमार मिश्रा सर, जो कि सहायक प्राध्यापक विशेष शिक्षा AIRS MAT विश्वविद्यालय नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की हमारे अभिभावकों को। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़ी हुई डॉक्टर सीमा चौधरी मैडम का, जो कि दिव्यांगता पुनर्वास विशेषज्ञ शिक्षा निर्देशालय नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। मैडम ने भी हमारे अभिभावकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़े हुए श्री नवीन सिंह सर का, जो कि सहायक प्राध्यापक विशेष शिक्षा AIRS MAT विश्वविद्यालय से हैं। सर ने भी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत करवाया, हमारे अभिभावकों को महत्वपूर्ण
जानकारियों से अवगत करवाया, साथ ही साथ ऐसी गूढ़ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जिससे सुनिश्चित तौर पर हमारे अभिभावक लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा डॉक्टर आलोक भुवन सर का, जो कि हमारे मार्गदर्शक भी हैं और उनसे हम लोग तमाम सारी प्रेरणाएं लेते रहते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने जब मशवरा स्टार्ट किया था तो हमने उनसे प्रेरणा ली कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे हम भी आके सीआरसी गोरखपुर की तरफ से ऐसा बहुत सारा कार्यक्रम कर सकते हैं, और सर के जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं शायद ही कोई कार्यक्रम ऐसा होगा जिसको हम लोग अटेंड नहीं करते या हमारे सीआरसी गोरखपुर परिवार के तमाम सारे प्रोफेशनल्स अटेंड नहीं करते। साथ ही साथ सर के द्वारा मशवरा एवं मनभावन नामक कार्यक्रम जो अटेंड होता है, मनभावन में हमारे तमाम दिव्यांग बच्चे हैं जिन्होंने वहां से सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, और जो भी इनका मनभावन का कार्यक्रम है कम से कम 10 से 15 बच्चे हमारे जरूर उसमें जुड़ते हैं। तो सर का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर ने हमें इतना महत्वपूर्ण समय प्रदान किया। साथ ही साथ हमारे जो भी वक्ता हमारे साथ जुड़े उन्होंने एक फोन कॉल पर हमें समय दिया और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़े हुए बहुत ही वरिष्ठ रिहेब प्रोफेशनल्स, और साथ ही साथ कुछ जो हमारे साथी भी इस कार्यक्रम में रिहेब प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं। उसमें डॉक्टर जगदीश गुप्ता सर जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ अनुभवी रिहेब प्रोफेशनल्स हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े थे आलेन त्रिपाठी सर जो कि कलकत्ता से जुड़े हुए थे हमारे साथ, और साथ ही साथ हमारे साथ श्री अमरकेश महेंद्रू सर जुड़े हुए थे। साथ ही साथ हमारे साथ श्री प्रदीप पहवा सर जुड़े हुए थे। साथ ही साथ हमारे साथ कृष्णा राव सर आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए थे, और साथ ही साथ हमारे साथ कौशलेंद्र सर जुड़े हुए थे। साथ ही साथ हमारे कुछ मित्र हमारे साथ जुड़े हुए थे जिसमें किशन लाल बैरवा, मान सिंह, मुकेश रुंटला, जसविंदर सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, नमो नारायण सर हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन सभी के सहयोग एवं आशीर्वाद स्वरूप हम इस तरह के कार्यक्रम करने में सक्षम हो पाते हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे सीआरसी के निदेशक डॉक्टर रमेश कुमार पांडे सर का, जिनके आशीर्वाद द्वारा इस तरह का कार्यक्रम हम संपन्न कर पाते हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा NIEPVD देहरादून के निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास सर का, जिनके निर्देश पर, जिनके आदेशानुसार हम इस तरह का कार्यक्रम संपन्न कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। इसके अलावा मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़े हुए तमाम अभिभावक, हमारे दिव्यांग बंधु, जिनके लिए हम इस तरह का कार्यक्रम करते हैं ताकि उनको कोविड-19 की महामारी में जो सुविधाएं उन्हें सेंटर बेस्ड नहीं मिल पा रही हैं, उन सुविधाओं को वो अपने घर पे रहते हुए इस तरह के वेबिनार के माध्यम से उन सुविधाओं को वो प्राप्त कर पाएं, जिसमें कि हमारे जो भी रिहेब प्रोफेशनल्स आज जुड़े हुए थे, जो भी हमारे सम्मानित वक्तागण थे, उन्होंने उनको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। साथ ही साथ मैं अंत में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे इस कार्यक्रम के संचालक श्री राजेश कुमार जी को, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को समय पर संचालित करवा के समय पर समाप्त किया। और इसी के साथ सभी का, और जिन लोगों का नाम मैं नहीं ले पाया, उनको सादर नमस्कार चरण स्पर्श करते हुए मैं इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।